देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा, तो हम लोग कंसाइनमेंट पढ़ रहे थे, उसमें मैंने ये 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, 3, 5, 6 और 7। ठीक है, तो ये एक बार डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनवॉइस वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या बोला था, 1000 टॉयज कंसाइंड बाय रोजी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू साहू ऑफ श्रीनगर एट अ कॉस्ट ऑफ 150 ईच। ठीक है, तो कंसाइनर कौन हो गया, रोजी एंड कंपनी। ये कैलकाटा से साहू श्रीनगर में जो है वहां पर टॉयज जो है वो भेज रहे हैं बेचने के लिए, 150 ईच है टॉयज का प्राइस। रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट, मतलब कंसाइनर ने फ्रेट चार्जेस दिया है 10,000, इंश्योरेंस 1500। During the voyage, 100 toys were totally damaged by fire and had to be thrown overboard. ठीक है, तो क्या हुआ, जब ट्रांजिशन चल रहा था तो 100 टॉयज टोटली डैमेज हो गए आग लग के, ठीक है, फायर के वजह से, और उसे फेंक दिया गया। साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज। तो 1000 में से अगर 100 टॉयज जो है वो खराब हो गया है ड्यू टू फायर, तो इसका मतलब 900 नंबर ऑफ टॉयज जो है वो। गुड इवनिंग इनकी। गुड इवनिंग इनकी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो देखो, तो जो बचे हुए जो टॉयज है वो साहू को मिला, यानी कंसाइनी को मिला, और उसने 14,400 एज ए कस्टम ड्यूटी, मतलब टैक्स होता है वन टाइप ऑफ, तो कस्टम ड्यूटी पे किया। साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय फॉर 50,000 एज एडवांस पेमेंट एंड लेटर सेंट एन अकाउंट सेल शोइंग दैट 800 टॉयज हैड बीन सोल्ड एट 220 ईच। मतलब देखो, साहू कौन है, कंसाइनी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉय एंड कंपनी को 5,000 का एडवांस पेमेंट भी किया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 2 पर्सन बना लेते हैं। एक हो गया हम लोग का ये कुछ है, रॉय एंड कंपनी है, कहीं लिखा हुआ है, कहीं कुछ और लिखा हुआ है, तो शायद वो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा शाहू। ठीक है, शाहू, और ये शाहू जो है ये श्रीनगर में है, श्रीनगर में है, और ये जो है ये कैलकाटा में है। ठीक है, कैलकाटा में है। ये कौन है, ये है कंसाइनर, और ये कौन है, ये है कंसाइनी। वो तो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आता है, जो प्रोडक्ट सेंड कर रहा है बेचने के लिए वो कंसाइनर है। कंसाइनर कितना टॉयज भेज रहा है, 1000 टॉयज एट द रेट ऑफ 150 ईच करके भेज दिया है। और एक्सपेंसेस इसने क्या क्या किया है, इसने फ्रेट का 10,000 का खर्चा किया है, इंश्योरेंस का 1500 का खर्चा किया है। 100 टॉयज टोटली डैमेज हो गया है, 100 टॉयज जो है वो डैमेज हो गया है, तो फिर इसका मतलब 900 टॉयज जो है वो कंसाइनी को डिलीवरी हुआ है, और कंसाइनी ने अपने हिसाब से कस्टम ड्यूटी उसको देना पड़ा, तो कस्टम ड्यूटी का 14,400 उसने दिया है, जो कि वो रॉय एंड कंपनी बोलो या फिर जो भी नाम है, ठीक है, इनसे रिकवर कर लेगा, क्योंकि इनके बिहाफ में वो कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं। ठीक है, साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी। बैंक ड्राफ्ट होता है, ठीक है, बैंक में कभी भी चाहो तो ड्राफ्ट करके, ड्राफ्ट मतलब जैसे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ड्राफ्ट बोल, अगर बैंक में जाके बोलोगे मुझे ड्राफ्ट करना है, तो वो लोग ड्राफ्ट का फॉर्म दे देंगे। वो फॉर्म फिलअप करके वहां पर कितना अमाउंट किसी को भेजना है भेज सकते हैं, जैसे चेक के थ्रू से होता है ना, वैसे ड्राफ्ट के थ्रू से भी होता है। तो साहू ने बैंक ड्राफ्ट किया है रॉय एंड कंपनी को 50,000 एज एडवांस पेमेंट। एडवांस मैंने बोला था एज ए सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाता है। लेटर सेंट एंड अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स कौन भेजता है, ये सब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जो बेचेगा वही अकाउंट सेल्स भेज सकता है, वो कौन है, साहू। साहू अकाउंट सेल्स भेज रहा है, जहां पर उसने दिखाया है कि 800 टॉयज उसने बेच दिया है 220 करके। ठीक है, 800 टॉयज जो है वो एट द रेट ऑफ 220 करके उसने बेच दिया है। एक्सपेंसेस इनकट बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा अमाउंटेड टू 2000। ठीक है, और साहू ने कस्टम ड्यूटी तो दिया ही था गोडाउन में स्टॉक को लाने के पहले, और उसके बाद उसका जो खर्चा हुआ है, कुछ मिसलेनियस खर्चा हुआ है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, गोडाउन रेंट का खर्चा, ये सब है 2,000 रुपीज का। साहू ने
क्या एग्रीमेंट किया है, 5% कमीशन के बेसिस पे वो काम करेगा, ऐसा बात हुआ है। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज, एक कस्टमर को क्रेडिट में टॉय बेचा गया था जिसने पैसा नहीं दिया 5 टॉयज का, तो इसलिए बैड डेप्ट हो गया। और बैड डेप्ट का रूल्स क्या था, बैड डेप्ट हो रहा है तो वो कंसाइनर का ही होता है नॉर्मली, अगर डेल क्रेडियर कमीशन मिल रहा है तो फिर उसका लॉस कंसाइनी बेयर करता है। तो यहाँ पर तो डेल क्रेडियर कमीशन का बात नहीं हुआ है। आगे जाके क्वेश्चन में बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, साहू अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी या फिर रॉय एंड कंपनी जो भी होगा, एज्यूमिंग दैट नथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर ड्यू टू डिफेक्ट इन द पॉलिसी, साहू सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली। मतलब जो टॉय डिस्ट्रॉय हो गया, अगर उस पर इंश्योरेंस किया हुआ था, क्योंकि इंश्योरेंस तो किया हुआ था बट कुछ रिकवरी नहीं हुआ, ठीक है, क्यों नहीं हुआ, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में डिफेक्ट था, इसीलिए कुछ क्लेम नहीं हुआ, ठीक है। क्लेम होने से कैसे कैलकुलेशन होगा हम लोग दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। साहू सेटल्ड हिज अकाउंट्स इमीडिएटली, साहू ने अपना अकाउंट जो है इमीडिएटली सेटल डाउन कर लिया है, किसके साथ, रॉय एंड कंपनी के साथ, ठीक है। तो हम लोग इसका लेजर बनाएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट दिन भी बोला था नॉर्मली हमें लेजर ही बनाना होता है, जर्नल नहीं बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो, इन द बुक्स ऑफ रॉय एंड कंपनी, मैंने रॉय एंड कंपनी लिख दिया, 2 बार 2 नाम लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट है, कुछ भी नाम यूज कर लो, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमें जो भी अकाउंट बनाने के लिए बोला है हम वही वाला बना के दिखा रहे हैं। प्रॉपर फॉर्मेट तुम लोग को करना है, हम और फॉर्मेट ज्यादा नहीं मेंटेन कर रहे फिलहाल। और इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट और साहू अकाउंट, अच्छा, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट और साहू अकाउंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट और शाहू अकाउंट। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग अब पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले गुड्स भेजा गया, तो गुड्स भेजने का एंट्री क्या होता है, कंसाइनर के बुक्स में सारा एंट्री हो रहा है। तो कंसाइनमेंट, जब भी कोई कंसाइनमेंट हम लोग नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, हमें जो भी इनकम गेन एक्सपेंसेस लॉसेस को रिकॉर्ड करना है थ्रू कंसाइनमेंट अकाउंट करना है। तो गुड्स अगर भेज रहे हैं तो परचेस करके भेजना पड़ेगा, तो ये एक एक्सपेंस है। जैसे हम लोग परचेस करते हैं तो ट्रेडिंग में लिखते हैं टू परचेस, क्योंकि एक्सपेंस होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। बेसिकली ये कंसाइनमेंट जो है ये हमें प्रॉफिट दिखाएगा या लॉस दिखाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाएगा कंसाइनमेंट बिजनेस करके, यानी ये ट्रेडिंग पीएल का एक मिक्सअप है, हम लोग बोल सकते हैं। तो टू परचेज जैसे लिखते हैं वैसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लास्ट दिन मैंने इसीलिए जर्नल सिखा दिया था, ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन जर्नल कम आता है, हमेशा लेजर ही आता है। तो कितना गुड्स भेजा गया, 1000 रुपीज, 1000 टॉयज एट द रेट ऑफ 150, तो 1000 इंटू 150, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंसाइनर का जो भी खर्चा होता है, तो कंसाइनर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस पेमेंट का एंट्री होता है, एक्सपेंसेस टू बैंक या कैश, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि एक्सपेंसेस या इनकम हो गेन हो, किसी का नाम हमें इंडिविजुअली अपियर नहीं करवाना है, हमें कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू से करना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है, टू बैंक। और हम लोग जो इंडिविजुअल नाम है उसको हम लोग हाइफन देके लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली उससे एंट्री नहीं करेंगे। फ्रेट और इंश्योरेंस, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेट और यहाँ पर हो गया इंश्योरेंस। तो फ्रेट का कितना है, 10,000, इंश्योरेंस का 1500, तो 10,000 और यहाँ पर हो गया 1500, तो 11,000
500, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि 100 टॉयज जो है वो बेकार हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। तो डैमेज हो गया, उसका क्या करना चाहिए? देखो, हम लोग जो स्टॉक खरीदते हैं, अब उसे हम लोग डायरेक्ट बेचे या कंसाइनमेंट के थ्रू से बेचे। स्टॉक का दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो स्टॉक बिक गया यानी आउटफ्लो हो गया, या फिर स्टॉक जो नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो जो डैमेज स्टॉक है उसका क्या करना चाहिए? जो डैमेज स्टॉक है, तुम लोग 11 में सभी ने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है, तो तुम लोग वहां पर देखते हो कि जो भी डैमेज स्टॉक होता है तुम लोग उसको ट्रेडिंग में दिखाते हो, बट उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि अगर हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें क्या दिखाना चाहिए? वो हमारा सेल नहीं है कि हम लोग सेल में दिखा दे, वो हमारा क्या है? इसका मतलब वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की तरह हमें ट्रीट करना पड़ेगा, और वो हमारा डैमेज स्टॉक है। इसका रीजन हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो हम लोग पहले हम 100 यूनिट में दिखाते, ठीक है। वैसे ट्रेडिंग अकाउंट यूनिट में नहीं होता है, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। 100 यूनिट मेरे पास किसी भी चीज का स्टॉक था, मान लो मेरे पास 100 यूनिट जो है क्या बोले, 100 यूनिट पेन था, मान लो, ठीक है। 100 पीसेस पेन था, ठीक है। उसमें से मेरा मान लो 80 पीसेस पेन बिक गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक में 20 पीसेस होना चाहिए, तब जाके देखो मेरा लेजर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग अमाउंट से भी दिखाना चाहते हैं तो भी होगा, अगर अमाउंट से दिखाना चाहते हैं तो भी होगा। मान लो हम लोग जो भी चीज का बिजनेस करते हैं वो हम लोगों ने परचेस किया है, तो टू परचेस, मान लो हम लोगों ने 10 रुपए का हम लोगों ने 12 पेन खरीदा है बेचने के लिए, 10 रुपए का 12 पेन खरीदा है, तो 120 रुपीज का हम लोगों ने पेन परचेस किया, ठीक है। और उसमें से हम लोगों ने पेन बेच दिया है, सपोज 8 पेन बेच दिया है, ठीक है। 8 नहीं, थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं वैल्यू को, हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, हम लोगों ने 6 पेन बेचा है, ठीक है। मान लो 6 पेन सेल किया है, परचेस किया है 10 पेन, ठीक है। 10 पेन सेल कर दिया है हम लोगों ने 6 पेन, ठीक है। तो 6 पेन सेल कितने में किया होगा? 12 रुपए में परचेस किया है, तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने सेल किया इसे 15 रुपए में, ठीक है, 15 रुपीज करके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब जो नहीं बेचा वो क्लोजिंग स्टॉक में हो जाना चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना पेन जाएगा? 4 पेन जाएगा, ठीक है। 4 पेन का हम लोग क्या वैल्यू लगाएंगे? 12 या 15? ऑब्वियसली 12 लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है उसका कॉस्ट में वैल्यू होता है, कभी भी सेल में थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 48, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग बैलेंस कर देते हो ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर जीपी बैलेंस करके आता है, लेकिन बेसिकली जीपी किस चीज का आया? जो बेचा गया। एक एक पेन पे हम लोगों ने 3 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, तो 6 पेन में 18 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, और ये बैलेंस हो जाता है। चेक करके देख सकते हो, ये हो जाएगा 138 और यहाँ भी हो गया 138, ठीक है। ये होता है ट्रेडिंग का मतलब। ये देखो, ये भी कॉस्ट में है, ये हम लोग का कॉस्ट में है, ये हम लोगों का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में है, और इसी प्रॉफिट का वैल्यू यहाँ पर लिख के हम लोग दोनों को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें से एक पेन खराब हो गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि परचेस किया था 10 पेन, सेल कर दिया 6 पेन, तो क्लोजिंग स्टॉक में 4 पेन होना चाहिए, बट मान लेते हैं एक पेन हम लोग का खराब हो गया, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में 3 पेन रहेगा जिसे हम लोग फ्यूचर में बेच सकते हैं। तो एक पेन मान लो आग लग के खराब हो गया, यहाँ पर फायर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखो, ये अगर हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे, परचेज 120 हो जाएगा, सेम इसी तरह से बेचा भी हम लोगों ने उतना ही 90 रुपीज का, यानी 6 इंटू 15 करके, ठीक है। तो प्रॉफिट भी उतना ही आएगा, जितना बेचा है उसी हिसाब से तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में फर्क हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक में अगर हम ये बोल रहे हैं कि मेरा एक पेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया फॉर ड्यू टू सम रीजन, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 3 पेन रहेगा, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। 3 पेन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 रुपीज करके 36। और इसको बैलेंस करके देखो, ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। इसको बैलेंस करके देख सकते हो, ये बैलेंस नहीं होगा, दिख ही रहा है, क्योंकि इधर कितना आएगा? इधर आएगा 138, इधर तो 138 नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने एक पेन जो डिस्ट्रॉय हो गया उसका कुछ वैल्यू दिखाई नहीं, बट वो तो परचेस तो हुआ था, काउंट में तो 10 पेन था, तो 10 पेन में अगर 6 पेन बिक गया तो 4 पेन का मेरे पास कैलकुलेशन होना चाहिए, हम 3 ही पेन का दिखा रहे हैं, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? देखो, हमें यहाँ पर वो जो स्टॉक जो हम लोग बेच नहीं पाएंगे क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया, बट परचेस तो किया था, तो उसका कॉस्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो गलत वैल्यूएशन हो गया। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉस बोल के हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। कितने का पेन लॉस हुआ? एक पेन लॉस हुआ, जिसको हम लोगों ने, हमारा लॉस कितना हुआ? हमारा मैक्सिमम लॉस हुआ है 12 रुपीज, क्योंकि एक पेन 12 रुपीज का आता है, ठीक है। अगर बेचते तो प्रॉफिट कमाते, नहीं बेचा है तो लॉस कितने का हुआ? 12 रुपए से खरीदे थे तो 12 रुपए का लॉस हुआ। अब ऐड करो, दोनों साइड टैली जरूर होगा, ठीक है। तो 138 यहाँ पर हो गया,
138, ठीक है, टैली हो गया। इसीलिए यहाँ पर 138 टैली हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों को एबनॉर्मल लॉस को दिखाना चाहिए, ठीक है। वो हमारा कैसा क्लोजिंग स्टॉक है, एबनॉर्मल लॉस का क्लोजिंग स्टॉक है। भले ही वो हम लोग सेल ना कर पाए, मे बी सेल कर भी सकते हैं स्क्रैप वैल्यू में, वो अलग बात है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का भी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अच्छा देखो, फिर एबनॉर्मल लॉस का हमें ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा, कितना हो रहा है एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा बाई एबनॉर्मल लॉस। अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक मिनट, मैंने एक जन को लिंक नहीं भेजा तो भूल गए। ठीक है, अच्छा तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल लॉस हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा अब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू क्या होगा वो चेक करके देखेंगे, अभी वो सिखाएंगे कैसे करके हमें वैल्यू करना चाहिए। अच्छा इसके बाद देखो, जो साहू है उसने डिलीवरी ले लिया, जितना भी गुड्स उसके पास आके पहुंचा होगा, तो कितना आके पहुंचा होगा 900 टॉयज, क्योंकि 100 टॉयज तो बेकार हो गया। और उसने 14,400 का कस्टम ड्यूटी दिया, जो कि कंसाइनमेंट में क्या होना चाहिए, रॉय एंड कंपनी का खर्चा था, बट उसने रॉय एंड कंपनी के बिहाफ में दिया। तो रॉय एंड कंपनी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगी, खुद से पैसा नहीं दे रही है, खुद से देने से टू बैंक बोल के दिखा देती, क्योंकि साहू ने दे दिया बिहाफ में, तो साहू को क्रेडिटर बनाएगी, साहू को हम लोग बाद में पेमेंट कर देंगे ऐसा सोच के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्टम ड्यूटी 14,400, ये हो गया कस्टम ड्यूटी। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी, एडवांस पेमेंट क्या है, तो एडवांस पेमेंट करने का एंट्री क्या होगा। तो अगर हम लोग रॉय एंड कंपनी की तरफ से देखेंगे तो उनके पास एडवांस आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंसाइनमेंट में तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन साहू जो बुक्स है यहाँ पर जरूर होगा, बाई बैंक बोल के हम लोग एडवांस का एंट्री कर लेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग देखो, ये एक बार जर्नल कर लेने से क्या होता है, सारा चीज क्लियर रहता है हम लोग को, ठीक है, कि एडवांस का एंट्री कैसे होगा, लेजर पोस्टिंग कहाँ पर होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 800 टॉयज 220 करके बेच दिया गया। अब अपना जो है बिजनेस में सेल होने से हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश टू सेल्स या डेटर टू सेल्स, क्रेडिट में हुआ। लेकिन यहाँ पर जो रॉय एंड कंपनी, इन्हें ना तो इनके पास ना तो कैश आया है, ना तो डेटर जनरेट हुआ है इनसे, क्योंकि इन्होंने तो बेचा ही नहीं है, इनके बिहाफ में साहू बेच रहे हैं, तो इनको पैसा साहू से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये डेटर के जगह साहू को डेटर बनाएंगे, ठीक है, मतलब साहू को रिसीवेबल मोड में डालेंगे। तो बाई साहू बोल के ये लिख देंगे सेल्स, ठीक है। सेल्स कितना हो जाएगा, 800 इंटू 220, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1,76,000, ठीक है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं यहाँ पर साथ में, टू कंसाइनमेंट सेल 1,76,000, और यहाँ पर भी होगा बाय कंसाइनमेंट कस्टम ड्यूटी 14,400, ठीक है, 14,400 ये लिख लिया मैंने। अच्छा आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पर फिर बोल रहा है कि एक्सपेंसेस इनकट बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट अमाउंटेड टू 2,000, ठीक है। साहू ने और भी खर्चा किया है, तो वो खर्चा भी पे करना पड़ेगा, तो साहू को क्रेडिट मोड में डालेंगे, मतलब इनसे इनको पेबल मोड में डाला जाएगा, ठीक है। टू साहू हो गया, इनको पे करना है गोडाउन का रेंट और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ठीक है। ये टोटल हमें बता दिया है 2,000, दोनों मिला के बता दिया, ठीक है। अच्छा और क्या है, और यहाँ पर इसका मतलब यहाँ क्रॉस पोस्टिंग में भी वो अमाउंट आ जाएगा, बट इधर जगह नहीं है, तो हम क्रॉस पोस्टिंग का डेटा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ पर है बाई कंसाइनमेंट कस्टम ड्यूटी, फिर इसके नीचे ही हाइफन देके लिख देते हैं गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, गोडाउन एंड एडवर्टाइजमेंट, ये हो जाएगा 2,000। अच्छा इसके बाद कौन सा खर्चा है, यहाँ पर साहू वाज एंटाइटल टू कमीशन 5%, 5% कमीशन मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर कमीशन भी आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है। अमाउंट हम लोग चेक करते हैं, 5% कमीशन मिलेगा, तो 5% कमीशन यानी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो ग्रॉस
सेल अमाउंट पे कमीशन एट द रेट ऑफ 5%, तो 1,76,000 पे 5%। चेक करते कितना होता है, 1,76,000 पे 5%, 8800। ठीक है, तो 8,800 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला है कि क्रेडिट में किसी कस्टमर को 5 टॉयज सेल किया गया था जो कि वो पे नहीं कर पाएंगे, यानी बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट होने से क्या होगा, ये बिजनेस का बैड डेप्ट है, क्योंकि हम लोग कंसाइनी को डेल क्रेडिट नहीं दे रहे कि कंसाइनी इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो बैड डेप्ट होने से साहू से जितना भी अमाउंट रिसीवेबल है उसमें 800 टॉय उसने बेच दिया, तो 5 टॉयज का पैसा हमें कम मिलेगा। तो साहू को जितना डेबिट किए थे 5 टॉयज से कम करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर साहू टू कंसाइनमेंट हुआ था, तो अभी रिवर्स एंट्री हो जाएगा, कंसाइनमेंट टू साहू। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैड डेप्ट। बैड डेप्ट बोल के 220 करके 5 टॉयज का पेमेंट अब नहीं मिलने वाला, यानी 1100। ठीक है, ये हो जाएगा 1100, और इसको हम लोग यहाँ पर बैड डेप्ट बोल के यहाँ भी आ जाएगा क्रॉस पोस्टिंग में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। बस अब ये अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बोला है और कुछ नहीं। अब हमारा जो मेन काम है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो स्टॉक बच गया उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा एज ए क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या लिखेंगे, बाय इन्वेंट्रीज लाइंग विथ साहू। ठीक है, बाय इन्वेंट्रीज लाइंग विथ साहू, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, हम इस तरह से करते हैं, ये करने से आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी। ये वाला कैलकुलेशन अगर कर लोगे तो सारा कैलकुलेशन मिल जाएगा एक ही जगह पे। ठीक है, ये हर बार करना है, हर क्वेश्चन में ही तुम लोग को करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी, अगर यूनिट है तो यूनिट भी लिखेंगे। तो देखो हमें पता है 1000 टॉयज भेजे गए थे यूनिट के हिसाब से और वैल्यू आया था 1,50,000। ठीक है, फिर ऐड करना चाहिए, ये मैंने बताया था क्यों ऐड करना चाहिए, क्योंकि कंसाइनर का सारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ही होता है। ऑल एक्सपेंसेस इनकट बाय कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर का जितना खर्चा है वो सारा ऐड कर देना चाहिए। तो देखो कंसाइनर ने और क्या खर्चा किया है, इंश्योरेंस और फ्रेट, ये दोनों मिला के 11,500 का खर्चा किया है। ठीक है, 11,500 का, एक है 10,000 और एक है 1,500, इतना खर्चा किया है। तो खर्चा करने से यूनिट थोड़ी ना बढ़ेगा, यूनिट नहीं बढ़ेगा। गुड्स को उसके लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, मतलब साहू तक पहुंच जाए इसके लिए उसने फ्रेट का खर्चा किया और इंश्योरेंस करवाया, और इसका इसीलिए 1000 यूनिट का जो टॉयज था उसका वैल्यू जो है 1500 करके था, वो सॉरी 150 करके था, वो इंक्रीज हो गया। देखो कितना इंक्रीज हुआ, 1,61,500। अगर इसको एक बार डिवाइड करके देखोगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 1,61,500 डिवाइडेड बाई 1000, कंसेप्ट देखो क्या हो रहा है, 161.5 करके हो रहा है, जबकि ये पहले 150 रुपीज करके था। यानी पर यूनिट में कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि ये कॉस्ट तो हमें कस्टमर से रिकवर करना है, और अगर कस्टमर से रिकवर करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस कॉस्ट को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या आ गया, ये लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ठीक है, जितना गुड्स हम लोगों ने भेजा उसका एक्चुअली कॉस्ट इतना आ रहा है, सिर्फ इतना नहीं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि टॉयज जो है डिस्ट्रॉयड हो गए। ठीक है, वो पहुंचे ही नहीं साहू तक, तो टॉयज डिस्ट्रॉयड, तो कितने टॉयज डिस्ट्रॉयड हुए हैं, 10 टॉयज डिस्ट्रॉयड हुए, उस 100 टॉयज, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, अगर 1000 का कॉस्ट इतना है तो 100 का कितना होगा, 1,61,500 डिवाइडेड बाई 1000 करने से अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक एक टॉयज का वैल्यू इतना आ रहा है। तो इसी हिसाब से 100 टॉयज का वैल्यू क्या होगा, अगर 100 टॉयज का वैल्यू तुम लोग गलती से भी 150 से कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे खर्चा लग चुका था उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, तो इंटू 100 करने से आंसर आ गया 16,150
50, ठीक है। 100 टॉयज डिस्ट्रॉयड हो गया, और ये एबनॉर्मल लॉस की वजह से हुआ है, और मैंने लास्ट दिन लिखवाया भी था, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो यूनिट भी घटेगा, उसके साथ साथ अमाउंट भी घटेगा। तो ये हो गया 900, और यहाँ पर माइनस करने से आ जाएगा 1,45,350, ठीक है। इसका मतलब ये बचे हुए स्टॉक का वैल्यू हो गया। तो ये स्टॉक जो है ये आके पहुंचा है किसके पास? साहू के पास। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टॉयज रीच्ड टू द सिटी ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के सिटी में जितना टॉयज आके पहुंचा वो 900 है, और उसका वैल्यू है 1,45,350। अब यहाँ पर ऐड होगा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बाई कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनी का हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, इसका भी लॉजिक मैंने बताया था। अब कंसाइनी का क्या क्या एक्सपेंसेस है देखो, कस्टम ड्यूटी है, गोडाउन रेंट है, कमीशन है, ये तो एक्सपेंस नहीं है, बैड डेप्ट तो कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। वो टू शाहू हुआ था तो मैंने इसी के अंडर लिख दिया। तो एक्सपेंस क्या क्या किया था? कस्टम ड्यूटी और गोडाउन एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। लेकिन हमें नॉन रेकरिंग लेना है। नॉन रेकरिंग का मतलब है गुड्स को लोकेशन तक पहुंचाने तक का खर्चा, मतलब बिफोर गोडाउन। तो बिफोर गोडाउन सिर्फ कस्टम ड्यूटी आएगा, 14,400 रुपीज का खर्चा किया गया है साहू के तरफ से, ठीक है, नॉन रेकरिंग। तो 14,400 रुपीज का खर्चा हुआ, लेकिन उसके वजह से थोड़ी ना कोई क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। यानी 900 टॉयज का वैल्यू अभी कितना हो गया है, इसको ऐड करके देखना पड़ेगा। ये हो गया 5795, 1,59,750, ठीक है। अब इसमें से सेल कितना हो गया? इसमें से सेल हो गया है यहाँ पर 800 टॉयज। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा? तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 900 में से 800 सेल हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक होगा 100 यूनिट, ठीक है। अगर 900 यूनिट का इतना वैल्यू है अभी इस सिचुएशन में, तो 100 यूनिट का कितना होगा? तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिटरी मेथड कर लो। 1,59,750 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 9 से डिवाइड करने से पता चल जाएगा 1,59,750 डिवाइडेड बाई 9, तो इसमें आंसर आ जाएगा 17,750, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया। इसमें क्या होता है, इस तरह से कैलकुलेशन करने से हमें सारे वैल्यूज जो है लाइन बाय लाइन मिलते जाएंगे इस फॉर्मेट को फॉलो करने से, ठीक है। और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है फॉर्मेट। पहले गुड्स भेजा गया, गुड्स भेजने का कुछ खर्चा हुआ, उसको ऐड करके बता दिया कि एक्चुअली गुड्स का वैल्यू कितना हुआ। फिर अगर रास्ते में कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर कुछ गुड्स जो है वो इन ट्रांजिट मतलब मिडिल में ही रह गया, कंसाइनी तक नहीं पहुंचा, तो वो सब लेस हो जाएगा। जितना कंसाइनी तक पहुंचा उसका कॉस्ट कितना था जब पहुंचा, उसके बाद कंसाइनी ने क्या खर्चा किया उसका एडिशन, लेकिन सिर्फ नॉन रिकरिंग का होता है क्योंकि हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं। अब जितना बेच दिया, जितना बचा, वो क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है? तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 17,750, ठीक है। और जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया 16,150, यहाँ से हम लोग इजीली लिख सकते हैं। तो 16,150 और ये 17,750 हो गया, ठीक है। अब इसका हमें टोटल करना है। टोटल करने से हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। चेक करके देख लो, प्रॉफिट मिलेगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस इन कंसाइनमेंट, ट्रांसफर टू, ये लिखते हैं प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब टोटल करके देख लो कितना होगा। 17,750 प्लस 16,150 प्लस 1,76,000, 209900, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1,50,000, 11,500 माइनस 14,400 माइनस ये हो गया 2,000, और ये 10,800 माइनस 1,100, तो प्रॉफिट हो रहा है 22,100, 22,100, 209900, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्लोज करते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पर लिखेंगे बाई, क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट बोल के, बाई कंसाइनमेंट बोल के 1,50,000, और ये ट्रेडिंग में क्लोज होता है, ठीक है।
टू ट्रेडिंग 1,50,000, इसको क्लोज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर टू कंसाइनमेंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, तो क्या है यहाँ पर दोनों लिखना है? नहीं, सिर्फ ये वाला लिखना है जो एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक बन रहा है। ये तो है ही नहीं, ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका है ना, लेकिन इसका वैल्यूएशन नहीं करेंगे तो गलत कैलकुलेशन होगा, प्रॉफिट गलत दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 17,750, 17,750 बाई, यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस सीडी। अच्छा, और यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर बस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। इधर है 1,76,000, ठीक है। सेल करके 1,76,000 रुपीज जो है ये साहू के पास पड़ा हुआ है, लेकिन साहू ने ऑलरेडी 50,000 दे रखा था एज ए एडवांस, तो वो 50,000 डिडक्ट कर लेगा। 14,400 कस्टम ड्यूटी, ये भी डिडक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देख लेते कितना हो रहा है। 50,000 शाहू अपना डिडक्ट कर लेगा, 14,400 भी वो डिडक्ट करवा लेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 2,000 और 8,000 मतलब 10,800 ये भी वो डिडक्ट कर लेगा टोटल अमाउंट से। और 1,100 ये अपना जो भी उसको मिलना चाहिए, 76,300, ठीक है। 76,300 रुपीज जो है साहू अपने पास रख लेगा, और बाकी 1,76,000 में से जो बच रहा है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो 99,700, तो यहाँ पर लिखेंगे 99,700, 1,76,000, ये हो जाएगा बाई बैंक बैलेंस रेमिटेड, ठीक है। तो साहू से इतना पैसा मिल जाएगा, किसको? रॉय एंड कंपनी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि साहू अपना 50,000 पहले एडवांस दिया था, तो 1,76,000 पूरा तो उसे देगा नहीं, 50,000 अपना डिडक्ट कर लेगा। कस्टम ड्यूटी जो उसके बिहाफ में पे किया गया था वो भी डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, 2,000 गो डाउन रेंट डिडक्ट करवाएगा, कमीशन का पैसा ले लेगा, और बैड डेप्ट का पैसा नहीं लेगा। एक्चुअली बैड डेप्ट 1,100 माइनस करने का मतलब है कि सेल 1,76,000 का वो नहीं दे सकता है, 1,100 उसमें से कम वो करेगा ही करेगा, क्योंकि क्या हुआ है, बैड डेप्ट हो गया है। तो 1,76,000 पूरा सेल वैलिड नहीं है, 1,100 का सेल वहां से डिडक्ट होगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब खर्चा था, तो इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसके बाद देखो फोर्थ नंबर जो है वो दूसरा कंसेप्ट का है, जो कंसेप्ट अभी हम लोग करेंगे आज। अब नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मिस राखी consigned 1,000 radio set costing 900 each to Miss Geeta, her agent, on 1st July 2020. Miss Rakhi incurred the following expenditure on sending the consignment. तो राखी ने गीता को गुड्स भेजा है, कितना? रेडियो सेट 1,000 रेडियो एट द रेट ऑफ 900 करके, ठीक है। इसके अलावा जो राखी है उसने क्या खर्चा किया है? फ्रेट का 7,650, इंश्योरेंस का 3,250 खर्चा किया है। मिस गीता रिसीव 950 रेडियो सेट, इन्होंने रिसीव किया है 950 रेडियो सेट, इसका मतलब 50 रेडियो सेट नहीं रिसीव किया। इसका रीजन क्या है, आगे पढ़ के देखते हैं। एन अकाउंट सेल्स डेटेड 30th November showed that 750 sets were sold for 9 लाख। अच्छा, इसमें से 750 सेल हो गया है एट द कितना करके वो नहीं बताया, टोटल 9 लाख में सेल हो गया ये बताया। मिस गीता इनका 10,500 कैरेज, गीता ने 10,500 कैरेज का खर्चा किया है। मिस गीता इंटाइटल कमीशन 6% ऑन सेल्स अफेक्टेड बाय हर, जितना उसने सेल किया उसका 6% उनको कमीशन मिलेगा, यानी 9 लाख पे 6%। सी इनकट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट रिमेनिंग इन द इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जो डैमेज रेडियो सेट है, ठीक है, वो रेडियो सेट इन्होंने रिपेयर करवाया 2,500 पे। अच्छा, मिस राखी लॉज ए क्लेम विथ इंश्योरेंस कंपनी, राखी ने इंश्योरेंस करवाया था ना अपना रेडियो सेट भेजने के पहले, तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया। पिछले क्वेश्चन में बताया था क्लेम का कोई इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्लेम किया, और इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 क्लेम देने का बात भी किया। तो इंश्योरेंस करवाने से क्या होता है, लॉस हमारा कम हो जाता है, ठीक है। स्टॉक जल गया या फिर किसी वजह से खराब हो गया, अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो हमें कुछ क्लेम मिल जाएगा। सो द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस गीता, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी, मतलब कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी और कंसाइनमेंट बस दो ही अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बोला है। बेसिकली क्वेश्चन ऐसा ही होता है, हमें कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट ही बनाने के लिए मैक्सिमम केस में बोला जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा।
इलस्ट्रेशन 5. In the books of Miss Rakhi. Consignment account. और मिस गीता अकाउंट. और एक बनेगा हम लोग का वर्किंग नोट के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे. ठीक है, अच्छा पहले लिख लेते हैं जो भी लिख सकते हैं. जैसे कि गुड्स भेजा गया है 1000 रेडियो, तो यहाँ पर होगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कितना हो रहा है? 1000 इंटू 900 यानी 9 लाख. अच्छा, इसके बाद मिस गीता ने ये भेज दिया. उसके बाद राखी ने और भी खर्चा किया है. तो राखी कौन है? कंसाइनर है. तो कंसाइनर का खर्चा को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस का खर्चा है. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट खुद से पे किया है टू बैंक. फ्रेट और इंश्योरेंस. फ्रेट और इंश्योरेंस. फ्रेट का है 7650. 7650 और ये है 3250. ठीक है, अच्छा ये दो खर्चा हो गया इंश्योरेंस का. उसके बाद मिस गीता ने डिलीवरी लिया है 950 रेडियो सेट का. इसका मतलब 50 रेडियो सेट कुछ ना कुछ तो हुआ है. अकाउंट सेल्स में दिखाया गया है कि 750 रेडियो सेट बिक गया है 9 लाख में. ठीक है, तो सेल हो गया है. तो सेल होने से किससे रिकवर करना पड़ेगा? गीता से. गीता से रिकवर करना पड़ेगा. तो बाई गीता बोल के यहाँ पर लिख देते हैं सेल. ठीक है, 9 लाख का सेल कर दिया है. अच्छा, सेल का पैसा गीता से रिकवर करना पड़ेगा. मिस गीता ने कैरेज इनकर्ड किया है. कैरेज का खर्चा वो पे किया है. तो कैरेज का खर्चा एक्चुअली तो राखी को ही पे करना चाहिए, बट वो तो अब वहां दूसरे जगह जाके पे नहीं कर सकते. ये कंसाइनमेंट चल रहा है, तो ये खर्चा गीता को बाद में पे कर देंगे. तो गीता को यहाँ पर ड्यू करेंगे. तो कैरेज का खर्चा देना पड़ेगा. इसका रिकॉर्डिंग कर लिया हम लोगों ने. 10,500 कैरेज का खर्चा देना पड़ेगा. अच्छा, इसके अलावा कमीशन देना पड़ेगा 6%. तो यहाँ पर लिखते हैं कमीशन एट द रेट ऑफ 6%. 6% ऑन सेल, तो 9 लाख का 6%. तो 9 इंटू 6 5000 54,000 हो जाएगा. ठीक है, 54,000 हो गया. अच्छा, इसके बाद रिपेयर का खर्चा हुआ है 2,500. तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिपेयर्स 2,500 रिपेयर्स का खर्चा किया है. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मिस राखी ने इंश्योरेंस वाले से क्लेम किया है और उन्होंने 35,000 देने का बात भी किया है. तो हमें देखना पड़ेगा कि जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है उसका क्या कंडीशन है. क्योंकि देखो, अगर 50 सेट्स हमें नहीं रिसीव हुआ, कंसाइनी को नहीं रिसीव हुआ, इसका मतलब वो ऑब्वियसली डैमेज हो गया होगा. ठीक है, ऑन द वे. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग अपना वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं. वर्किंग नोट में सेम उसी तरह से करेंगे. पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय राखी. राखी लिख सकते हो या फिर कंसाइनर लिख सकते हो, एक ही बात है. कंसाइनर यानी राखी ने गुड्स भेजा है. ठीक है, कितना गुड्स भेजा है? 9 लाख का. कितना यूनिट है? 1000 यूनिट. ठीक है, तो 1000 यूनिट गुड्स भेजा है जिसका कॉस्ट है 9 लाख. ठीक है, लेकिन उसने उसके बाद भी खर्चा किया गुड्स को भिजवाने का. इस वजह से खर्चा जो है वो 9 लाख नहीं रहा. मतलब 1000 रुपीज 1000 यूनिट का कॉस्ट 900 करके नहीं रहेगा, उससे ज्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पर ऐड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई राखी. वो कितना है? 7650 प्लस 3250. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ऐड करने से यहाँ पर हो गया 10,000 50 50 100 और ये हो जाएगा 900. 10,900. ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 1000. अब देखो, खर्चा करने से यूनिट थोड़ी ना बढ़ेगा, यूनिट तो नहीं बढ़ सकता है. तो ये हो गया 9,10,900. ठीक है, तो जितना भी गुड्स भेजा गया उसका कॉस्ट अभी इतना है. टोटल
कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ये वाला हो गया। अच्छा, अब इसमें से कुछ गुड्स उनको रिसीव हुए ही नहीं कंसाइनी को, इसका मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट। कितना डैमेज हुआ हमें खुद से समझना पड़ेगा। अगर उन्हें 1000 में से 950 रेडियो सेट रिसीव हुआ, यानी 50 डैमेज हो गया, तो 50 का कॉस्ट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो 1000 यूनिट का कॉस्ट आ रहा है, मतलब 1000 रेडियो का कॉस्ट हुआ 9,10,900, तो एक का कॉस्ट कितना होगा, तो 9,10,900 ऐसे लिखेंगे, 9,10,900 डिवाइडेड बाय 1000। ये करने से एक एक रेडियो सेट का वैल्यू मिलेगा, इंटू 50 करेंगे तो 50 रेडियो सेट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9,10,900 डिवाइडेड बाय 1000, यानी अभी एक एक रेडियो सेट का वैल्यू इतना करके आ रहा है, इंटू 50 कर दो तो 45,545, ठीक है। तो 50 यूनिट बेकार हो गया है, 50 रेडियो सेट 45,545, इस वजह से कॉस्ट हम लोग लेस करेंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। तो 1000 में से 50 चला गया तो रिसीव कितना होगा, 950 रिसीव होगा, ठीक है। और कॉस्ट कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस कर देते हैं 9,10,900, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 8,65,355, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड बाई गीता, ठीक है। कंसाइनी के पास जो गुड्स आके पहुंचा उसका क्वांटिटी है 950 और उसका कॉस्ट है 8,65,355। अब ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस यूनिट को हमारा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंस है, देखो यहाँ पर तुम लोगों ने लिखा है, ये कैरेज है, कमीशन, रिपेयर्स। तो रिपेयर्स का खर्चा नॉन रिकरिंग नहीं है। नॉन रिकरिंग का मतलब गोडाउन में लाने तक का खर्चा, तो सिर्फ कैरेज होगा 10,500। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 10,500, यानी 950 यूनिट्स रेडियो सेट का वैल्यू जो था उसमें और भी 10,500 खर्चा करने की वजह से उसका खर्चा और भी बढ़ जाएगा। कितना हो गया, मतलब कॉस्ट और भी बढ़ जाएगा 10,500। तो टोटल खर्चा हो जाएगा 8,70,000, मतलब टोटल कॉस्ट 8,75,855, ठीक है। तो 950 का कॉस्ट इतना पड़ रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, बेचा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, इसका ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, है ना। लॉजिकली तो यही हो रहा है कि अवेलेबल फॉर सेल कितना हो रहा है। अब कंसाइनी के पास 950 यूनिट्स जो गुड्स है उसका कॉस्ट इतना है बेचने के लिए। अब इनको जैसा ठीक लगे उस हिसाब से बेचेंगे, मतलब जो बोला हुआ रहेगा। इन्होंने बेचा है, यहाँ पर दिखा दिया है कितना करके, इन्होंने 9 लाख में बेच दिया, ठीक है। कितना यूनिट बेचा है, 750। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा, हम लोगों को तो क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 950 में से 750 सेल हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 200, ठीक है। तो 200 का वैल्यू कितना होगा, 8,75,855। अगर 950 का कॉस्ट है तो डिवाइडेड बाय 950 करो तो एक एक का कॉस्ट पता चल जाएगा, इंटू 200 करने पे 200 यूनिट का कॉस्ट पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय 950 इंटू 200, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 184390, ठीक है, 184390.5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1,84,391, ठीक है। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट के हिसाब से पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इन्वेंट्रीज। अच्छा, यहाँ पर लेकिन हम लोगों का इंश्योरेंस क्लेम भी था, 35,000 क्लेम मिला है एबनॉर्मल जो लॉस हुआ है उसका, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, ये देखो 45,545, ये वाला चीज भी समझना पड़ेगा। हम लोग का जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, स्टॉक जो डिस्ट्रॉय हुआ उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है, उसका कॉस्ट है 45,545, 545, ठीक है। और क्लेम कितना मिला है, क्लेम मिला है 35,000,
इसके अगेंस्ट में क्लेम मिला है 35,000, तो हम लोग का लॉस थोड़ा सा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लॉस कितना रिड्यूस हुआ, ये हो गया 545,01। 10,545 का जो है ये हम लोगों का लॉस अब दिखेगा, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस एक्चुअली कितने का दिखेगा, अब इतना। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें 35,000 का क्लेम दे रही है हमारे लॉस के अगेंस्ट में, तो हमें 45,545 का पूरा लॉस नहीं हुआ, 35,000 क्लेम मिल गया, तो लॉस इतना हुआ। अब इसका एंट्री क्या होना चाहिए, ये एंट्री मैंने लास्ट दिन जर्नल में नहीं बताया था क्योंकि आया नहीं था। अब इसका एंट्री भी समझा देते ताकि कभी भी तुम लोग करो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, क्योंकि देखो क्लेम क्या किया गया है, यहाँ पर नहीं बोला है क्लेम रिसीव्ड, यहाँ पर बोला है क्लेम एडमिट किया है इंश्योरेंस कंपनी ने। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि हम लोग 35,000 दे देंगे, अभी दिया नहीं है। अगर बोला है दे देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, डेटर बनाएंगे, मतलब रिसीवेबल बनाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 35,000, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो गया 35,000। अच्छा, जो लॉस हुआ उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस डेबिट। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, कितना लॉस हुआ फिर, 10,545। और कहां पर हुआ है, कौन से बिजनेस में, टू कंसाइनमेंट में, ठीक है। तो टू कंसाइनमेंट में लिखेंगे। अगर किसी तरह का लॉस रिकवर नहीं होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, तभी तो बाई एबनॉर्मल लॉस बोल के रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर कितने में रिकॉर्ड हो जाएगा, 45,545, ये टोटल। तो इंश्योरेंस कंपनी से 35 मिलेगा, 10,545 का लॉस होगा क्योंकि ये रिसीवेबल था। अगर यहाँ पर बोल देता पेड, तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के जगह सिर्फ ये वाला एंट्री चेंज होके हो जाता बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर पेमेंट मिल जाता इंश्योरेंस कंपनी से तो सिर्फ ये वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट लिख देते, ये मैंने समझाने के लिए बोला। बट इस क्वेश्चन के लिए तो यही एप्लीकेबल है। अब क्रॉस पोस्टिंग करो, क्या लिखेंगे, बाय इंश्योरेंस कंपनी बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी बाय एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, बाई इंश्योरेंस कंपनी बोल के आ जाएगा 35,000, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा 10,545, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, बाई इन्वेंट्रीज लाइंग विथ कंसाइनी। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 184391, 1,84,391, 1,84,391, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा प्रॉफिट है कि लॉस है, तो मुझे तो लग रहा है प्रॉफिट ही है, यहाँ पर लिख लेते टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो देखते हैं कितना होता है, 1,84,391 प्लस 10,545 प्लस 35,000 प्लस 9 लाख, 11,29,936, ठीक है। अच्छा, माइनस 9 लाख, -7,650, -3,250, -10,500, -54,000, -2500। तो यहाँ पर हो गया 1,52,36, 1,52,036 रुपीज का प्रॉफिट, 11,29,936, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर मिस गीता का अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो क्रॉस पोस्टिंग करना है, देख देख के कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट, कैरेज 10,500, कमीशन 54,000, रिपेयर 2,500, टू कंसाइनमेंट, सेल 9 लाख। अच्छा, अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, इधर ही आएगा बैलेंस, तो बाई बैंक फाइनल रेमिटेंस, 9 लाख, 9 लाख।
तो 9 लाख सेल का इनके पास आया था, ठीक है। कंसेप्ट क्या हुआ देखो, 9 लाख सेल करके इनके पास है, लेकिन ये पूरा 9 लाख उनको भेजेंगे नहीं, ये अपना कैरेज का खर्चा डिडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, कमीशन का 54,000 रख लेंगे। अच्छा, और इसके बाद रिपेयर्स का 2,500 रख लेंगे, और बचा हुआ जो है 8,33,000 ये रेमिट कर देंगे, ठीक है। तो 9 लाख नहीं मिलेगा, 8,33,000 मिल जाएगा। तो ये हो गया फाइनल रेमिटेंस। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सिमिलर टाइप ही था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 3 पैकेज इस तरह ম্যাম से दिया আপনার हुआ। কথা শোনা যাচ্ছে না। আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ मैम आ रहा है। आ रहा है। তাহলে তুমি রিজয়েন করো, তোমার মনে হচ্ছে কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে। আওয়াজ তো যাচ্ছে সবারই, বা তোমার দেখো একবার রিজয়েন করে তোমার কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু হতে পারে। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन 6। এবার শুনতে পাচ্ছ? দেখো, হ্যালো হ্যালো। ম্যাম এখনো কিছু শোনা যাচ্ছে না। এরকম কেন হচ্ছে? বাকি তোমার রিজয়েন করলে তো, রিজয়েন করার পরে সলভ হলো না? এবার শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ ম্যাম এবার শুনতে পাচ্ছি। ওটাই, কিছুক্ষণের জন্য হয়তো তোমার কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যুস হচ্ছে, ওই কারণে সাউন্ডটা হচ্ছে না। এবার দেখো হয়তো হবে, কিছুক্ষণ হয়তো নেটওয়ার্কের ফ্লো এছিল। ওকে। अच्छा देखो, इलास्ट्रेशन 6, इसमें क्या बोला है, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंड टू सुंदर स्टोर सोनपुरी 5,000 केजी ऑफ बेबी फूड, ठीक है। तो विक्रम जो है वो सुंदर को गुड्स भेज रहा है, ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है, ठीक है। क्या भेज रहा है? 5,000 केजी बेबी फूड्स, ठीक है। और जिसको पैक किया गया है किस हिसाब से, 2,000 टीन ऑफ नेट वेट 1 केजी, मतलब 2,000 नंबर ऑफ टीन्स है, और एक एक टीन का वेट जो है वो 1 केजी करके है। और यहाँ पर बोला है 6,000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट हाफ केजी फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, टोटल 5,000 केजी भेजा है। तो 2,000 टीन, अगर एक एक टीन 1 केजी करके है तो 2,000 केजी टीन हो गया, 1 किलो वाला, 1 केजी वाला। और हाफ केजी का 6,000 पैकेट भेजा गया है। तो अगर 6,000 पैकेट, एक एक पैकेट हाफ किलो का है, ठीक है। एक पैकेट अगर हाफ किलो का है तो 6,000 पैकेट का मतलब कितना किलो हो जाएगा, 6,000 कर लो, 3,000 किलो हो जाएगा। तो 3,000 प्लस 2,000 यानी 5,000 किलो बेबी फूड गया, ठीक है। तो ये ऐसे पता चलेगा कि 5,000 कैसे हो रहा है। 1 किलो वाला 2,000 का टीन, ठीक है, 2,000 नंबर ऑफ टीन्स, एक एक टीन 1 किलो का है यानी 2,000 किलो। और हाफ किलो मतलब हाफ किलो का 6,000 पैकेट, यानी कि एक पैकेट हाफ किलो का है तो 6,000 पैकेट यानी टोटल 3,000 किलो, यानी 5,000 किलो का बेबी फूड गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, द कंसाइनिंग कमीशन वाज फिक्स्ड 5% ऑन सेल प्रोसीड्स, ये बता दिया है कि किस तरह से कमीशन देना है। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बता दिया है, कॉस्ट प्राइस 1 केजी टीन वाला, हाफ केजी का पैकेट का कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस कैसे में बेचना है। द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, ठीक है। कंसाइनमेंट में एक एग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है कि फ्रेट कैसे देना है, पे बेसिस पे देना है। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं, एंड फ्रेट चार्ज कम टू 2% ऑन सेलिंग वैल्यू, ये देखो इसके बाद ये खुद से ही बता दिया है, ठीक है। फ्रेट कैसे देना है, 2% ऑन सेलिंग वैल्यू जो होगा वही हम लोग का फ्रेट होगा, ठीक है। और ये फ्रेट चार्ज कौन देगा, कंसाइनर देगा, ठीक है, कंसाइनर देगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, टू पे बेसिस बोला है। अच्छा एक सेकेंड,
यहाँ पर बोला है कंसाइनमेंट, अच्छा नहीं, कंसाइनर नहीं देगा, टू पे बेसिस बोला है। द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एंड फ्रेट चार्ज कम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, फ्रेट चार्ज होगा सेलिंग वैल्यू पे 2%। आगे पढ़ते हैं। वन केस कंटेनिंग 50 1 kg टीन, ठीक है। एक केस जहां पर 1 केस कंटेनिंग 51 kg टीन, ठीक है। 1 kg टीन वाला 50 केसेस जो है वो लॉस्ट हो गया इन ट्रांजिट एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 450। तो क्लेम किया गया ट्रांसपोर्ट वाले से, उनकी गलती की वजह से हुआ, तो 450 का क्लेम मिल जाएगा, मतलब लॉस 450 से कम हो जाएगा। एट द एंड द फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल्स सेंट बाय द कंसाइनी। कंसाइनी ने अकाउंट सेल्स भेजा और उसमें क्या दिख रहा है देखो, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। उसके बाद ये वाला भी बता देते, टू पे बेसिस वाला भी बता देते, या नीचे से शायद हमें पता चल जाएगा। देखो क्या बोला है, सेल प्रोसीड्स 1500 1 kg टीन, 4000 हाफ केजी पैकेट, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस 600, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। ये पहले बोला है, देखो यहाँ पर हमें बोल ही दिया है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू अलग से कैलकुलेट करने के लिए बताया है। मतलब अगर देखो तो ये वाला जो हम प्रोसेस बता रहे हैं ना, इसका हमें जरूरत होगा, और इस बार ये हमारा वर्किंग नोट नहीं होगा, ये हमारा मेन सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक इन कंसाइनमेंट बताने के लिए बोला गया है। उसके साथ साथ शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, ठीक है। हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने बोला है, कंसाइनी अकाउंट तो ऑब्वियसली कंसाइनर के बुक्स में ही होगा, यानी कि विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड, और एजम्पशन लेने बोला है कि कंसाइनी जो है वो जो अमाउंट ड्यू होगा कंसाइनर को वो पे कर देगा। मतलब कंसाइनी कंसाइनर को अपना पैसा जो रखना है, कमीशन है, खर्चा वगैरह जो किया है, वो डिडक्ट करने के बाद बाकी अमाउंट पे कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोला है ये जो फ्रेट वाला है, फ्रेट वाला में क्या बोला है देखो, कंसाइनमेंट को बुक किया गया है, मतलब एग्रीमेंट किया गया है कि फ्रेट को पे बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेट पे बेसिस पे होगा, तो इसका मतलब होता है, पे बेसिस का मतलब होता है ये कंसाइनी को देना पड़ेगा, ठीक है। कंसाइनी को फ्रेट चार्जेस बियर करना पड़ेगा, और फ्रेट चार्जेस है 2% ऑन सेलिंग वैल्यू, सेलिंग वैल्यू जो होगा उसका 2% हो जाएगा फ्रेट। और जहां भी ये लिखा हुआ रहेगा ना कि फ्रेट चार्जेस टू पे बेसिस है, पे बेसिस का मतलब होता है कि कंसाइनी को देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम बता देते हैं, देखो कैसे होगा। तो पूरा क्वेश्चन ही तो हमें करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ तुम लोग लिख लो, ठीक है, हम और नहीं लिख रहे हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, कितना गुड्स भेजा गया है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो गुड्स भेजा जाता है उसका कॉस्ट वैल्यू किया जाता है, तो 1 kg टीन जो था, 1 किलो टीन जो था, वो 10 रुपीज पर किलो करके था, ठीक है। तो ऐसा कितना किलो भेजा गया है, 2000 जो है, 2000 हम लोग का यहाँ पर बताया है, ये देखो 2000 क्या है, 2000 टीन, एक टीन 1 किलो का, तो 2000 टीन यानी 2000 किलो का, तो 2000 इंटू 10, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे देखो, 2000 teen of 1 kg, that is 2000 kg at the rate of, एक एक टीन अगर 1 किलो का है तो 2000 टीन 2000 किलो का होगा, और कॉस्ट प्राइस है 1 किलो का 10 रुपीज, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का 20,000, ठीक है। एक हो गया 20,000 रुपीज, और दूसरा क्या बोला है, 6,000 पैकेट हाफ केजी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 6,000 पैकेट ऑफ हाफ केजी, ठीक है, ऑफ हाफ केजी, और इसका कॉस्ट कैसे बोला है, हाफ केजी पैकेट का है 6 रुपीज करके, ठीक है। तो पैकेट का ही बोल दिया है, हाफ केजी का एक एक पैकेट का वैल्यू है 6 रुपीज, तो 6,000 पैकेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 6 यानी 36,000, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का टोटल वैल्यू ऑफ गुड सेंट, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको,
अच्छा ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन होगा उसको बाद में करेंगे, ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि कमीशन 5% लिया जाएगा। अच्छा, कितना बेच दिया है देख लेते हैं। बेचने का कैलकुलेशन नीचे दे रखा था, देखो कितना बेचा है। सेल प्रोसीड 1500 1 kg वाला टीन बिक गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सुंदर सेल, सेल का कैलकुलेशन। तो 1500 केजी, 1500 1 किलो वाला टीन बिक गया है, ठीक है। तो एक टीन 1 किलो का है, तो 1500 टीन मतलब 1500 किलो, और इसको बेचना है 15 रुपीज करके, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा डेटा रेलिवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 15 इंटू 15 225 होता है, और 2 0 आ गया। और उसके बाद कितना सेल हुआ है, जो हाफ किलो का पैकेट है वो 4000 पैकेट्स बिक गए हैं। 4000 पैकेट, और एक पैकेट 7 रुपीज में बेचने का बात हुआ था, तो 4000 इंटू 7, तो यहाँ पर हो गया 28,000 रुपीज का सेल हुआ है, हाफ केजी वाला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर स्टोर रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस दिया है, किसने दिया है, कैसे पता चलेगा, ये अकाउंट सेल्स का डेटा है, यहाँ पर बोल दिया ये अकाउंट सेल्स का डेटा है। और अकाउंट सेल्स कौन बनाता है, कंसाइनी बनाता है, यानी कंसाइनी ने खर्चा किया है। तो यहाँ पर कंसाइनी का खर्चा जो रिम्बर्स करना पड़ेगा उसे हमें लिखना पड़ेगा टू सुंदर बोल के, ठीक है। टू सुंदर बोल के यहाँ पर क्या क्या खर्चा किया है, एक तो फ्रेट जो पे बेसिस पे है, यानी इनका ही होगा, रेंट एंड इंश्योरेंस और कमीशन, ठीक है, ये सब ड्यू होगा। तो देखते हैं कितना कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो रेंट एंड कमीशन ये सब नीचे लिखा हुआ है, चलो नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर है 600 रेंट एंड कमीशन, ये है 6, रेंट है 600, कमीशन कितना बोला था, 2% ऑन से, ये नहीं, ये वाला कहाँ चला गया, कमीशन 5% ऑन सेल प्रोसीड्स, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ था एट द रेट ऑफ 5%, 5% ऑन सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स ये दोनों ऐड करने से पता चलेगा, तो 22500 प्लस 28,000 जितना भी आया 50,500, इस पे हो जाएगा 5%, यानी 2525, ठीक है। तो 2525 कैसे आया, यहाँ पर सेल प्रोसीड्स इंटू 5%, यहाँ पर लिख देते, तुम लोग चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, 50,500, 50,500, और ये 50,500 कैसे आया, हम यहाँ पर ऐड कर देते 50,500, फिर इसके नीचे नीचे ही लिखेंगे तो हो जाएगा। तो 50,500 पे 5%। अच्छा, अब फ्रेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो होगा 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, देखो 2% ऑन सेलिंग वैल्यू, और ये पे बेसिस पे है, मतलब जितना भी प्रोडक्ट भेजा गया था वो उसका जो सेल वैल्यू है उसका 2% होना चाहिए, मतलब ये इस तरह से होगा। देखो यहाँ पर सुंदर का अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पर हम नेक्स्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ दिखाएंगे वैल्यूएशन, ये तो कोई वर्किंग नोट होगा नहीं अभी, ठीक है, ये हमारा मेन आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में अलग से पूछा है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, इसके लिए जगह हमें चाहिए लगभग यहाँ पर इतना जगह तो चाहिएगा, ठीक है। तो एक बार वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम वो वाला करेंगे, नहीं तो जगह कम बेसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने कितना गुड्स भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पर केजी और अमाउंट, तो 5000 केजी भेजा है, ठीक है। और 5000 केजी का वैल्यू कितना हुआ है, ये दोनों को ऐड करने से पता चलेगा, मतलब 56,000, ठीक है, 56,000। अच्छा, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस बाई कंसाइनर, कंसाइनर ने कोई भी एक्सपेंस नहीं किया, इस क्वेश्चन में हमें कंसाइनर का कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया है, यानी 5000 स्टॉक का वैल्यू 56,000 ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह होता है तो वो लेस हो जाता है, वो तो हमें करना नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर,
सॉरी कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा। तो कंसाइनी का कौन सा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है? कंसाइनी ने जो भी खर्चा किया है उसमें सिर्फ फ्रेट ही एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो नॉन रिकरिंग है। और फ्रेट का खर्चा कैसे कैलकुलेट करना है? फ्रेट का खर्चा कैलकुलेट करना है 2% ऑन सेलिंग वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेट होगा देखो, तो इसके लिए हम अलग से फ्रेट का कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर अलग से ही करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये देखो, कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट एक्सपेंसेस, ठीक है, कैसे होगा? सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले। सेल्स वैल्यू, जितना भी स्टॉक भेजा गया है उसका सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना स्टॉक भेजा गया है? 2001 किलो वाला और 6000 का पैकेट जो कि हाफ किलो वाला है। तो 2000 वाला कितने में बिकेगा? 15 रुपए करके, 15। और ये वाला जो है ये 7 रुपीज करके बिकेगा, यानी इसका वैल्यू हो गया 30,000, ठीक है, सेल्स वैल्यू। और इसका हो गया 42,000। तो टोटल सेल्स वैल्यू हो जाता है 72,000। और इस पे फ्रेट कितना होगा? फ्रेट हो जाएगा सेल वैल्यू का 2%, फ्रेट एट द रेट ऑफ 2% ऑन 72,000, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बोला है कि सेल्स वैल्यू फ्रेट पे लगाओ, ठीक है, सॉरी सेल्स वैल्यू पे फ्रेट लगाओ। तो 72,000 पे 2% कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। तो ये हो गया 14,040, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 14,040। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेट का आंसर 14,040, ठीक है। इसको वर्किंग नोट नंबर 1 दे देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 से कैलकुलेट होके आएगा कि फ्रेट का वैल्यू कितना है। तो ये दे दिया मैंने वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये फ्रेट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 14,040 और ये ऐड करने पे 56,000, 57,440 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें ये चेक करना है, अच्छा लॉस इन ट्रांजिट भी तो हुआ था, वो तो मैंने दिखाया नहीं यहाँ पर। ये देखो 50 केजी का लॉस इन ट्रांजिट हुआ था, तो वो भी हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम अलग से कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये देखो, लॉस इन ट्रांजिट को हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉस इन ट्रांजिट, कितना लॉस हुआ है? क्योंकि यहाँ पर दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ना, तो फिर एक ही साथ कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो हम इंडिविजुअली कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग कॉस्ट है, अलग अलग सेल प्राइस है। ऐसा क्वेश्चन पहले वाले में नहीं था, ठीक है, सभी वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट थे। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो 1 kg का टीन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 51 kg टीन। तो जो स्टॉक हमारा लॉस हुआ है वो 10 रुपीज वाला है, 10 रुपीज पर किलो वाला। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? एट द रेट ऑफ 10 करने से 50 इंटू 10 यानी 500, ठीक है। तो कॉस्ट 500 रुपीज का जो है लॉस हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा क्या? ये देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे थे ना, तो नॉन रिकरिंग जैसे एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर तो कुछ है नहीं, तो ऐड करना पड़ता। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। नॉन रिकरिंग में क्या है? फ्रेट है, ठीक है, फ्रेट का ऐड हो जाएगा। फ्रेट का कितना ऐड करना पड़ेगा? अब सोचो, यहाँ पर इंडिविजुअली क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर कंबाइनली हम लोग कर नहीं सकते, ये वाला प्रोसेस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, यहाँ हमें इंडिविजुअली ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ हम लोग लिख भी नहीं पाएंगे कि जो लॉस हुआ है उसका फ्रेट कितना होगा, क्योंकि फ्रेट चार्जेस डायरेक्टली नहीं दिया है। फ्रेट हमेशा टू पे बेसिस पे होगा, और पे बेसिस पे कैसे होगा? सेल वैल्यू पे 2%। तो जो स्टॉक मेरा लॉस हुआ उसका सेल वैल्यू जितना होगा उस पे 2% जो आएगा वो मेरा फ्रेट का खर्चा होगा। तो सेल वैल्यू कितना है? 50 केजी 1 किलो वाले टीन का सेल वैल्यू हो जाएगा 15 रुपीज करके। तो ये हो गया 50 इंटू 15, ठीक है, ये सेल वैल्यू। इस पे 2% जो है ये फ्रेट होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 50 इंटू 15 इंटू 2%, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 15 रुपीज। तो ये ऐड होगा। अब ये ऐड क्यों हो रहा है? सुनो, ये ऐड इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंसाइनी ये वाला खर्चा दे रहा है, और कंसाइनी के पास आने के बाद ये एक्चुअली देखो, कंसाइनी के पास स्टॉक कितना पहुंचा है उसके पास, लेकिन 50 यूनिट कम ही पहुंचा है, 50 किलो कम ही पहुंचा है। लेकिन ये जो फ्रेट का पैटर्न था ना, ये ऐसा नहीं था कि कंसाइनी के पास स्टॉक आया उसके बाद फ्रेट लगा, ऐसा नहीं था। ये पे बेसिस था, मतलब जो सेल्स वैल्यू होगा, प्रोडक्ट भेजा जा रहा है उस पर 2% जितना होगा उतना ही फ्रेट माना जाएगा। इसीलिए अगर लॉजिकली देखो तो स्टॉक जो है, ये देखो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि
विक्रम मिल्क फूड जो है, विक्रम ने सेंड कर दिया था, ठीक है, कितना 5000 केजी बेबी फूड, लेकिन 50 केजी पहुंचा ही नहीं, किसके पास, सुंदर के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो बेसिकली सुंदर ने अगर फ्रेट का खर्चा किया है तो सुंदर ने 50 यूनिट पे तो फ्रेट का खर्चा नहीं किया होगा 50 केजी, क्योंकि वो उसके पास आया ही नहीं, अगर स्टॉक पहुंचा ही नहीं तो उसके ऊपर फ्रेट का खर्चा लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर फ्रेट का खर्चा कैसे दे रखा है, पे बेसिस पे फ्रेट का खर्चा पहले से डील हो गया है कि फ्रेट का खर्चा हमेशा सेलिंग वैल्यू का 2% होगा, इसीलिए यहाँ पर ये स्टॉक पे फ्रेट का खर्चा नहीं लगा है। बेसिकली अगर देखो तो नहीं लगा है, क्योंकि ये तो पहले डिस्ट्रॉय हो गया सोनपुरी में पहुंचने के पहले, लेकिन फिर भी इस पे फ्रेट का खर्चा लगेगा, क्योंकि फ्रेट का खर्चा सेल वैल्यू पे कैलकुलेट है और वो पहले एग्रीमेंट हो गया है टू पे बेसिस पे, इसीलिए इसे हमें इनकट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो स्टॉक लॉस हुआ उसका कॉस्ट तो इतना था और उस पे फ्रेट इतना, मतलब उसका कॉस्ट बन चुका था 515 विथ फ्रेट, और इस पे क्लेम भी मिला, ठीक है, इसीलिए पूरा इंडिविजुअली कर रहे हैं हम, वो एक साथ होगा भी नहीं। क्लेम मिला है 450, इसका मतलब लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 65 एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, 65 रुपीज का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब हम लोग इसका यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, तो एंट्री कैसे होगा, जैसे यहाँ पर लिखेंगे बाई इंश्योरेंस कंपनी बोल के, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिलेगा 450 बाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है 65, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाई इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज लाइंग विथ कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी के पास कितना स्टॉक बच गया ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कितना स्टॉक बचेगा, अगर लॉजिकली देखें तो 5000 किलो भेजा गया था, जिसमें से 50 किलो लॉस हो गया है, और सेल कितना हो गया ये भी दे दिया है, सेल हो गया है ये दोनों मिला के 5500 किलो, ठीक है। इसका मतलब जो बचेगा वही हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा ये देखो, यहाँ पर देख लेते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, पहले यूनिट देख लेते कितना होगा। देखो 1 केजी वाला कितना था, 1 किलो वाला, हम लोग अलग अलग करेंगे, यहाँ पर अलग अलग करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। तो 2000 किलो का जो टीन था 1 केजी वाला, उसमें से 1500 जो है वो सेल हो गया, देखो नीचे दे रखा है 1500 जो है सेल हो गया है, और 50 केजी जो है वो लॉस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना हो रहा है, माइनस करके देखो, 2000 से 1000 चला गया, 1500 चला, 500 से 50, 450 केजी बच रहा है क्लोजिंग स्टॉक 1 किलो वाला, 1 केजी ऐसे लिखते हैं, 450 1 केजी टीन, ठीक है। और जो पैकेट था 6000 पैकेट हाफ किलो वाला था, उसमें से कितना सेल हुआ है ये देखो, उसमें से सेल हुआ है, यहाँ पर लिखा था मैंने 4000 पैकेट, है ना, 4000 पैकेट्स सेल हो गए, तो बचे कितने, इसमें से कुछ लॉस नहीं हुआ था, तो इसमें से 2000 हाफ केजी पैकेट, ठीक है, ये बच गया है। अब हम लोग को इसका वैल्यू करना है, तो स्टॉक का वैल्यू हमेशा कॉस्ट में होता है, तो कॉस्ट कितना है इसका है @10 और इसका कॉस्ट कितना है @6, ठीक है। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 4500, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 12000। अच्छा, टोटल कर लेते हैं 16,500। अब इस पे भी क्या लगेगा, फ्रेट लगेगा, ठीक है, फ्रेट इस पे भी लगेगा, इस पे तो वैसे भी लगना चाहिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा लग सकता है जब कंसाइनी के पास प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं तो कंसाइनी ने उस पर फ्रेट लगाया नहीं होगा, लेकिन फ्रेट लगेगा क्योंकि वो पे बेसिस पे था, ठीक है। अब फ्रेट कैसे होगा, इस प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू के ऊपर, जो बचे हुए क्वांटिटी में है उसके सेल वैल्यू के ऊपर। तो 450 वाला कितने में सेल होने वाला है 15 और ये 7, तो 450 इंटू 15, इस पे 2%, और 2000 पैकेट इंटू 7 रुपीज और इस पे 2%, ये हो जाएगा फ्रेट। ये फ्रेट ऐड करने के बाद जो आएगा वही होगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ये यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो देख लेते हैं कितना हो रहा है, 450 इंटू 15 रुपीज इंटू 2%, तो ये हो गया 135, और 2000 इंटू 7 इंटू 2%,
तो ये हो गया 280, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 280, तो टोटल कर लेते हैं। 280 प्लस 135 प्लस 16,500, तो ये हो जाएगा 16,915। ये हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो मैंने किया था ये इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, इसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये एक साथ नहीं होगा बिकॉज दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए मैंने इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया 16,915। बस और तो कुछ नहीं करना है। अब हम लोगों को इसमें टोटल करके देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 PL, प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा देखते हैं कितना होता है। 50,500, 50,500 प्लस 450 प्लस 65, तो ये हो गया 67,930 माइनस 56,000 माइनस 1440 माइनस 600 माइनस 2525, तो ये हो जाएगा 7,365, 7,365। तो ये हो गया टोटल 67,930। और यहाँ पर सुंदर का अकाउंट बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा सुंदर, ठीक है, सुंदर का अकाउंट बनेगा। तो टू कंसाइनमेंट और बाई कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट सेल, तो सेल यहाँ पर टोटल किया है तो हम टोटल ही लिख लेते देख के 50,500। और बाई कंसाइनमेंट फ्रेट रेंट इंश्योरेंस कमीशन, तो फ्रेट फ्रेट हो गया 1440, रेंट 600 और कमीशन 2525। तो 50,500 जो है सुंदर के पास, सुंदर वो पूरा नहीं देगा ये विक्रम को, ठीक है, कितना देगा ये अपना ये सब अमाउंट डिडक्ट करने के बाद देगा। तो बाई बैंक फाइनल पेमेंट, तो देख लेते कितना आता है। 50,500 माइनस 1440 माइनस 600 माइनस 2525, तो 45,935, 45,935 होगा, ठीक है। यहाँ टोटल लिख लो, टोटल का जगह नहीं हुआ, 50,500, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या बोला है देखो। श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइंड 1,000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1,000 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। तो मुंबई से प्रोडक्ट चेन्नई जा रहा है, श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, मेहता का खर्चा बता रखा है, मतलब ये किसका खर्चा है, ये है कंसाइनर का। 10,000 कैरेज फ्रेट, 30,000 लोडिंग चार्जेस 10,000। सुंदर सेल 700 cases at the rate of 1,400 per cases and incurs the following expenses, ये सब सुंदर का खर्चा है। It was found that 50 cases have been lost in transit and 100 आर स्टील इन ट्रांजिट, मतलब 50 लॉस्ट हो गया है, वो अब नहीं पहुंच सकता है, लेकिन 100 जो है वो ट्रांजिट में रह गया है किसी वजह से, अभी तक जो है वो मुंबई चेन्नई नहीं पहुंचा है। हमें क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट और सुंदर अकाउंट श्री मेहता के बुक्स में, और इनको कमीशन मिलेगा 10% ऑन ग्रॉस सेल, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 7, कंसाइनमेंट अकाउंट और श्री सुंदरम अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे श्री सुंदरम अकाउंट।
टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कितने सारे गुड्स भेजे गए, 1000 और 1000 करके। ठीक है, 1000 यूनिट है एट द रेट ऑफ 1000, मतलब 10 हाँ 10 लाख हो रहा है, 10 लाख का प्रोडक्ट भेजा गया है। अच्छा, मेहता ने जो भी खर्चा किया है वो टू बैंक बोल के दिखाना चाहिए हम लोग को, इन्होंने खुद किया है अपने बिजनेस के लिए। तो कैरेज फ्रेट लोडिंग चार्जेस, कैरेज फ्रेट लोडिंग चार्जेस, कैरेज कितना है, कैरेज है 10,000, फ्रेट 30, लोडिंग 10, 10 30 10, तो 10,000, 30,000 और 10,000। अच्छा, इसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में, इन्होंने सेल किया है, सुंदरम ने सेल किया है 700 1400 पर केसेस करके। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सुंदरम, सुंदरम से कलेक्ट किया जाएगा सेल का पैसा। ठीक है, अच्छा कितना होगा, 700 इंटू 700 केसेस एट द रेट ऑफ 1400, 98। ठीक है, तो 9,80,000 हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं, ये सब खर्चा सुंदरम ने किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सुंदरम ने इनके बिजनेस में खर्चा किया है, तो सुंदरम को फिर रिटर्न देना पड़ेगा ना, मतलब रिम्बर्स करना पड़ेगा, तो सुंदरम को यहाँ पर पेबल डालेंगे। ठीक है, तो टू सुंदरम, टू सुंदरम बोल के कितना आ जाएगा, क्लियरिंग चार्जेस 8,500। अच्छा, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, वेयर हाउस एंड स्टोरेज 17,000, वेयर हाउस एंड स्टोरेज 17,000। अच्छा, पैकिंग एंड सेलिंग 6,000, पैकिंग एंड सेलिंग 6,000। अच्छा, इसके अलावा 50 केसेस जो है लॉस्ट इन ट्रांजिट है, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई एबनॉर्मल लॉस, और किसी तरह का इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रखा है, तो मैंने डायरेक्टली पूरा ही लॉस दिखाना पड़ेगा हमें। इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो लॉस हमारा कम होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम का कहीं बात नहीं हुआ है। और जो स्टील इन ट्रांजिट है उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसे भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, उसे लिखेंगे ऐसे, बाई इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक बाई इन्वेंट्रीज इन ट्रांजिट। ठीक है, जो अभी ट्रांजिट में ही है, नहीं पहुंचा है, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जीपी जो है गलत आएगा। इसका लॉजिक तो मैंने स्टार्टिंग में ही आज दिखाया कि हमें सारे स्टॉक का वैल्यू दिखा, अगर सेल हो गया है तो वैसे दिखाओ, लॉस हो गया है तो वैसे दिखाओ, अगर इन ट्रांजिट है तो वैसे दिखाना पड़ेगा, हमें कॉस्ट तो बराबर करना ही पड़ेगा, अगर इन ट्रांजिट है तो इन ट्रांजिट का ही दिखाएंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, और यहाँ पर कमीशन आ जाएगा। ठीक है, कमीशन, कमीशन कितना बोला है, कमीशन बोला है 10% ऑन ग्रॉस सेल, तो एट द रेट ऑफ 10%, तो 9,80,000 का 10% यानी 98,000 हो जाएगा। ठीक है, 9,80,000 का 10% यानी 98,000 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसका क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखो कैसे होगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये हो जाएगा यूनिट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने अमाउंट। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये 1,000 यूनिट, 1,000 करके यानी 10 लाख, ऐड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस बाई कंसाइनर, कंसाइनर का सारा खर्चा ऐड होता है क्योंकि सारा ही नॉन रिकरिंग होता है। कंसाइनर का क्या क्या खर्चा है, 10 30 10, मतलब 50,000। ठीक है, 50,000 और भी इनकट हो गया, यानी 1,000 यूनिट का वैल्यू अब 1,000 करके नहीं रहा, ये टोटल 10,50,000 मतलब 1,050 करके हो गया है ना। पर यूनिट में वैल्यू देखो, 1,000 जो था वो 1,050 करके हो गया, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स
सेंट, ठीक है। जो गुड्स भेजा गया उसका कॉस्ट इतना हो गया। अब यहाँ पर सारा गुड्स पहुंचा ही नहीं उनके पास, क्यों? क्योंकि एक तो हुआ है लॉस इन ट्रांजिट, ऐसा केस हुआ है। तो लॉस इन ट्रांजिट कितना हुआ है? ट्रांजिट में लॉस हुआ है 50 केसेस, ठीक है। 50 केसेस, उसका वैल्यू कितना होगा? तो यूनिटरी मेथड करो, 10,50,000, अगर 1000 यूनिट का वैल्यू है तो 50 का कितना होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? 10,50,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 50, तो 50 यूनिट का वैल्यू 52,500, ठीक है। और जो लॉस, जो स्टील इन ट्रांजिट है, ये लॉस नहीं हुआ है, ये इन ट्रांजिट है। तो इन ट्रांजिट है तो इनके पास नहीं पहुंचा होगा, तो ये बेच भी नहीं सकते। तो इन ट्रांजिट कितना सारा यूनिट है? 100 यूनिट है, ठीक है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 10,50,000 डिवाइडेड बाई 1000, अभी ये वैल्यू चल रहा है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका डबल हो जाएगा। 52,500 अगर 50 यूनिट का है तो 100 यूनिट का इसका डबल हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। देख लो, यूनिटरी मेथड करके इतना ही आएगा। तो इसका मतलब जो कंसाइनी है उनके पास कितना स्टॉक पहुंचेगा? 1000 में से 150 नहीं पहुंचेगा, यानी 850 यूनिट पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड टू कंसाइनी, कंसाइनी के पास कितना गुड्स पहुंच गया। तो ये देख लो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करके देख लेते हैं। +105 माइनस 1050, 8,92,000, 8,92,500, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर देखो, सीधा अगर इसको इंटू कर दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। सीधा अगर इसको इंटू कर दोगे तो भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना करके कॉस्ट आया? 1050, ये देखो 1050 करके चल रहा है एक एक यूनिट का कॉस्ट, इंटू 150 कर दो तो भी आएगा, जैसे करना चाहोगे, ठीक है। लॉजिकली हमें सही होना चाहिए। तो एक यूनिट का ये प्राइस चल रहा है, तो 850 का कितना होगा? यही आ जाएगा। जैसे भी करो, माइनस करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये इतना स्टॉक पहुंच सकता है। अब यहाँ पर ऐड हो मैम जाएगा नॉन, हाँ मैम এভরি টাইম কি লস্ট ইন ট্রানজিটটা নন রিকারিং এক্সপেন্সের আগে বসবে? হ্যাঁ, লস্ট ইন রেকারিং এক্সপেন্স কে করছে? কনসাইনি করছে। তো কনসাইনির কাছে যদি নাই পৌঁছায় তাহলে ও এক্সপেন্সটা করবে কি করে? ওকে, মানে সবসময় লস ইন ট্রানজিটটা নন রিকারিং এক্সপেন্সের আগে বসবে, মানে আগে তোমাকে তো মাইনাস হবে। তোমাকে তো না, এটা তুমি এরকম ভাবে মুখস্থ কেন করবে? তুমি লজিকটা বোঝো। ট্রানজিটে লস হওয়া মানে কি? মানে একটা কলকাতা থেকে দিল্লি যাচ্ছে জিনিসটা, দিল্লির লোকটার কাছে পৌঁছালোই না, তবে তো ওটাকে বলছি লস ইন ট্রানজিট। ট্রানজিট মানে কি? মাঝপথে। এবার যদি লোকটার কাছে পৌঁছাবে তবে তো সে খরচা করবে, যদি লোকটার কাছে পৌঁছলোই না তবে সেই যতটা আমি ধরো তোমাকে পাঠাচ্ছি হাওড়াতে জিনিসটা বিক্রি করার জন্য, আমি তোমাকে 5টা পেন পাঠালাম, তার মধ্যে 2টো পেন নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে তুমি তো 3টে পেনই রিসিভ করবে। যদি 3টে পেন রিসিভ করো, সেই 3টে পেনকে গোডাউন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার খরচাটা তো তুমি 3টে পেনের উপরেই করতে পারবে, 5টা পেনের উপর কিভাবে করবে? সেই কারণেই বুঝতে এটা তো পেরেছি। করা সম্ভব নয় না। তোমার কাছে যতগুলো পৌঁছাবে তুমি তার উপরেই করবে, এটা কোনো রুলস নয়। এটা তো মানে নর্মাল, মানে লজিক এটাই হচ্ছে না। আমার কাছে জিনিসটা না পৌঁছলে আমি কি করে খরচাটা করবো? अच्छा, अब देखो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में कौन सा आएगा? अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इनमें से कौन सा है? क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउस स्टोरेज, पैकेज एंड सेलिंग। पैकेज एंड सेलिंग ये तो हमारा कोई मतलब ये रिकरिंग ही होगा, नॉन रिकरिंग थोड़ी ना होगा। नॉन रिकरिंग का मतलब अप टू गो डाउन, तो अप टू गो डाउन का सिर्फ क्लियरिंग चार्जेस ही हो रहा है। वेयर हाउस स्टोरेज भी तो नहीं होगा ना, वो तो रेंट जैसा हो गया। स्टोरेज वगैरह का खर्चा, वेयर हाउस का खर्चा, ये रेंट का जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरिंग चार्जेस यही एकमात्र जो है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो 8,500 इसमें ऐड करेंगे, तो 850 और इसमें ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 901, ठीक है। 9,01,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? 850 उसके पास पहुंचा था, उसमें से उसने सेल कितना कर दिया? 700। 850 यूनिट में से 700 सेल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में रहना चाहिए 150। अब 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड करो। फिलहाल 9 लाख इतना चल रहा है, ठीक है। 9,01,000 चल रहा है 850 यूनिट का, तो 150 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो 901,000 डिवाइडेड बाई 850,
इंटू 150, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1,59,000। ठीक है, 1,59,000 ये वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का हो गया। बस अब हम लोग यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं, हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? एबनॉर्मल लॉस कौन सा है? ये वाला है, लॉस्ट इन ट्रांजिट 52,500। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 52,500। इन्वेंट्री इन ट्रांजिट जो पहुंचा ही नहीं उसका वैल्यू है 1,05,000। ठीक है, 1,05,000। और इन्वेंट्रीज विथ कंसाइनी, जो कंसाइनी के पास पहुंचा था जिसमें से उसने नहीं बेच पाया जो स्टॉक, दैट इज 150 यूनिट, उसका हो गया 1,59,000। यहाँ पर लिखेंगे 1,59,000। ठीक है, अब दोनों साइड बैलेंस करके देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो आई थिंक प्रॉफिट ही आएगा। देखते हैं कितना आ रहा है बैलेंस। 9,80,000, ये हो गया 1,59,000, 1,05,000 प्लस 52,500 प्लस 9,80,000, 12,96,500, 12,96,500। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से लेस करेंगे तो 1 लाख, ये हो गया 30, 40, 50, ये हो गया 10,50,000। ठीक है, तो ये माइनस कर लेते हैं 10,50,000, 10,50,000 माइनस ये वाला 8,500 और 17,000, 6,000, 98,000, तो 1,17,000। ठीक है, ये वैल्यू आ जा रहा है 1,17,000। ठीक है, इसका टोटल यहाँ पर 12,96,500। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा जो है स्पेस थोड़ा सा कम बेसी हो गया। ठीक है, ये सुंदरम अकाउंट बनाएंगे अब हम लोग, ये इसमें नीचे होना चाहिए। अच्छा चलो, अब हम लोग इसको पोस्ट करते हैं यहाँ पर, क्रॉस पोस्टिंग टू कंसाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कंसाइनमेंट सेल। ठीक है, कितना सेल वैल्यू है? सेल वैल्यू चेक करते हैं, सेल वैल्यू है 9,80,000। ठीक है, 9,80,000 सुंदरम के पास है। किसका है? ये जो कंसाइनर है उनका है, यानी मेहता का। ठीक है, लेकिन 9 लाख वो पूरा नहीं देगा उसे, क्योंकि वो अपना जो खर्चा किया है वो डिडक्ट कर लेगा और कमीशन का पैसा डिडक्ट कर लेगा। तो क्या क्या डिडक्ट करेगा? उसने क्लियरिंग चार्जेस पे किया है तो वो डिडक्ट करेगा 8,500। वेयर हाउस एंड स्टोरेज, वेयर हाउस एंड स्टोरेज ये डिडक्ट करेगा 17,000। पैकिंग एंड सेलिंग, पैकिंग और सेलिंग का खर्चा किया है 98,000, वो भी वो अपने पास डिडक्ट करवा लेगा। और कमीशन, ठीक है, कमीशन उसे मिलेगा 1,17,000, वो भी डिडक्ट कर लेगा। बाकी कुछ बचेगा तो वो रेमिट कर देगा। तो यहाँ पर बाई बैंक फाइनल पेमेंट बोल के फाइनल पेमेंट देखते हैं कितना आता है। 9,80,000, अच्छा चेक करते हैं। 9,80,000 माइनस 8,500 माइनस 17,000 माइनस 98,000 माइनस 1,17,000, 7,39,500। अच्छा मेरा मैम कमीशन 98,000 है। 98, ओ अच्छा ये मैंने क्या लिख लिया, ओ प्रॉफिट लिख लिया, चलो गलत हो गया। अच्छा ये पूरा ही गलत लिख लिया। पैकिंग सेलिंग फिर कितना है? अच्छा ये अलग है ना, ये 6,000 है। अच्छा ये 6,000 लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 98। अच्छा तो गलत हो गया। चलो तो यहाँ पर कितना आ रहा है ये हो तो बताओ। 9,80,000 माइनस 8,500, 17, 6,000 और 98। अब ठीक हुआ है शायद, 8,50,000। हाँ अब ठीक है, 8,50,500 ये फाइनल पेमेंट मिलेगा। 9 इंस्टेड ऑफ 9,80,000 ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा
अब इसके साथ देखो, हम लोगों ने पहला जो कंसेप्ट देखा था उसमें जितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ एक इलास्ट्रेशन 8 और 4 बाकी है जो कि हमारा दूसरे कंसेप्ट में है। तो कंसेप्ट हम बता देते हैं, क्वेश्चन तो आज नहीं करवा पाएंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट दिन करेंगे। इस कंसेप्ट को बोलता है इनवॉइस, ठीक है। कंसेप्ट है इनवॉइस प्राइस का। अब इनवॉइस प्राइस क्या होता है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं इनवॉइस प्राइस, ठीक है। ये इनवॉइस प्राइस का क्या कंसेप्ट है। कभी कभी कंसाइनर को क्या लगता है, कंसाइनर को लगता है कि हम ये नहीं रिवील करना चाहते कंसाइनी के पास कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है कैसे रिवील नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट नहीं बनेगा, ये नहीं। जैसे देखो ये वाला अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, तो जो मेहता है उन्होंने बता दिया कि उनका 1000 केसेस 1000 रुपीज करके है। किसको बता दिया, सुंदरम जो चेन्नई में, उनको बता दिया। और उनको ये भी मतलब उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दिया कि आप 1400 करके बेच दो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सुंदरम को पता चल गया कि इनको एक गुड्स बेचने में 400 का प्रॉफिट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इसमें क्या होगा, जैसे ही कंसाइनी को पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंसाइनर का प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो वो अपना कमीशन को बढ़ाने भी बोल सकता है। देखिए आपका तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा कमीशन बढ़ा दीजिए। तो ये नहीं चाहेंगे कंसाइनर, कभी कभी नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस में एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका पता कंसाइनी को चले, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ये देखो, वो ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। कंसाइनर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कंसाइनी। नॉर्मली क्या होता है, कंसाइनर हमेशा कंसाइनी को प्रोडक्ट भेज रहा है। तो कंसाइनर अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट रखा है मान लो 100 और इंस्ट्रक्शन दे दिया कंसाइनी को इसको बेच दो 110 में। तो इससे कंसाइनी को पता चल गया इस केस में कि प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है, पर यूनिट पे 10 रुपीज करके अर्न हो रहा है, ठीक है। अब कंसाइनर क्या बोल सकता है, कंसाइनर ये भी बोल सकता है कि वो इनवॉइस प्राइस का मतलब बेसिकली क्या होता है, इनवॉइस प्राइस, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस लोडिंग, ठीक है। कॉस्ट प्लस लोडिंग, एंड लोडिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। ये लोडिंग वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि तुम लोग को क्वेश्चन में ये लोडिंग वर्ड दे सकता है। लोड मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। जो कॉस्ट है उस पे एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी हम लोग मतलब अप्लाई करेंगे उसे लोडिंग बोला जाता है, जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। और इसी को इनवॉइस प्राइस बोला जाता है। तो इनवॉइस प्राइस का मतलब है, हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम लोग बोल सकते हैं इनवॉइस प्राइस। तो क्या ये सेल प्राइस नहीं है, इसको सेल प्राइस भी बोल सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो भी एग्जांपल से समझ जाओगे। इसको हम लोग सेल प्राइस भी बोल सकते हैं क्योंकि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से तो सेल प्राइस ही मिलता है। अब कभी कभी कंसाइनर ये भी डिसाइड कर सकता है कि मेरा स्टॉक जो एक्चुअली 100 रुपीज का है वो हम कंसाइनर को इनवॉइस प्राइस में भेजेंगे, ठीक है। इनवॉइस प्राइस मतलब हम ये नहीं बताएंगे कि मैंने कितने में खरीदा था, हम बोलेंगे मेरा जो स्टॉक है 110 रुपीज वाला वो आप 110 में ही बेच दीजिए, ठीक है। 110 में ही बेच दीजिए। इससे कंसाइनी को ये नहीं पता चलेगा कि इनका प्रॉफिट कितना हुआ। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं मेरा 110 का स्टॉक है, आप 110 में बेच दीजिए। ये छुपा रहे हैं, ठीक है। ये रिवील नहीं करना चाहते कि इनको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इसीलिए वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये मेरा स्टॉक जो है इसको आप 110 में ही बेच दीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ ये कंसाइनी को नहीं पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर को पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 रुपीज हो रहा है। और कंसाइनर को तो यहाँ भी पता चलेगा, पता चलना भी चाहिए, उनका बिजनेस है, ठीक है। तो कंसाइनी को इस बार नहीं पता चला कि प्रॉफिट कितना है, उनको नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया, वो बोले 110 में बेच दीजिए मेरा जो स्टॉक है, और मैंने अपना स्टॉक 110 वाला ही आपको भेजा है। आपको ये पता करने का जरूरत है। अब कंसाइनी पूछ भी नहीं सकता है लॉजिकली, क्यों पूछेगा, उसको बेचना है, उसको कमीशन कमाना है। अब ये कितना प्रॉफिट कमा रहे इससे इनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन पता चलने पे ये प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे मेरा कमीशन बढ़ाओ, या फिर हम इतने सस्ते में काम नहीं करेंगे, जैसा होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये हो गया इनवॉइस प्राइस। और एक पॉइंट भी हो सकता है इस तरह से, यहाँ पर ये देखो इन्होंने 110 रुपीज का जो स्टॉक है इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया 120 में सेल कर दो, ठीक है। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब कंसाइनी को क्या लग रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहले कंसाइनी को बताओ। कंसाइनी को, कंसाइनर ने बोला मेरा 110 का स्टॉक है, आप उसको बेच दो 120 में, तो मुझे ये बताओ कंसाइनी को प्रॉफिट कितना दिखेगा,
बोलो कंसाइनी को प्रॉफिट कितना दिखेगा? 110 का स्टॉक 120 में सेल करने बोलने से कंसाइनी को प्रॉफिट कितना दिखेगा? अभी तो कंसाइनी को पता चलेगा ना कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट दिखेगा कंसाइनी को? 10 रुपीज, ठीक है। लेकिन कंसाइनर को पता है उसका प्रॉफिट कितना है, बोलो कंसाइनर को पता है उसका प्रॉफिट कितना है, वो तो ये इनवॉइस प्राइस पे बता रहे, बट एक्चुअली तो 100 में खरीदा है, तो कंसाइनर को पता है उसका प्रॉफिट कितना है, बोलो कितना प्रॉफिट है 20 कंसाइनर का? 20, ठीक है, 20 रुपीज। तो ये केसेस हो सकता है, ये केस तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, कि कॉस्ट बता देता है कंसाइनर और सेलिंग प्राइस बता देता है कि आप इतने में बेच दो, उसको पता चल जाता है प्रॉफिट। अब इस कंसाइनर को लग रहा है मुझे इनको बताना ही नहीं है कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो वो ये प्रोसेस कर सकते हैं या फिर ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनवॉइस में भेजा और इनवॉइस में ही बेच देने बोला, यानी इस केस में इनवॉइस प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, इनवॉइस प्राइस नॉट इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो गया। ये अलग अलग कंडीशन हो सकता है। तो इसका मतलब कंसाइनी को लग रहा है 10 का प्रॉफिट है, लेकिन कंसाइनर का तो 20 का प्रॉफिट हो गया। तो इससे क्या हुआ, वो अपना प्रॉफिट पूरा उसको रिवील नहीं किया। यही मेन मोटो होता है कि वो ताकि वो प्रेशर क्रिएट ना कर पाए कि कमीशन वगैरह बढ़ाओ, तो इसीलिए इनवॉइस प्राइस में कंसाइनर कंसाइनी को प्रोडक्ट भेज सकता है, ठीक है। और इसका अकाउंटिंग फिर कैसा होना चाहिए, तो हमारा क्या टारगेट होगा, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट हमेशा सही दिखे। तो कंसाइनर को हमेशा 10, 10 एंड 20 ये तीनों केसेस में प्रॉफिट कैसे दिखना चाहिए, तो कंसाइनर बोलेगा मेरा 100 रुपए का चीज कितने में बिक गया, 120 में, पहला केस बता रहे ये वाला, ठीक है। तो वो प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करेगा, 20 रुपीज, ठीक है, अगर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाएगा, कंसाइनर बनाएगा। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, 100 का चीज 110 में, अच्छा सॉरी 110 है, 100 का चीज पहला वाला जो कंडीशन है 110 में सेल हो गया, तो 10 रुपीज का प्रॉफिट है। सेकेंड केस में अगर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कंसाइनर क्या दिखाएगा, मैंने 110 का प्रोडक्ट भेजा, मैंने सेंड किया किसको, कंसाइनी को, और उसने 110 में बेच दिया, तो क्या कोई प्रॉफिट नहीं है ना, प्रॉफिट कितना है 10 रुपीज, लेकिन वो तो सिर्फ कंसाइनर को पता है, तो ये बुक्स तो कंसाइनर ही बना रहा है, तो 10 यहाँ पर कैसे दिखाए। अब यहाँ पर लॉजिक आ रहा है, देखो जब भी हम लोग इनवॉइस प्राइस में अपने स्टॉक को भेजेंगे तो हमें उस पे जो लगा हुआ लोडिंग है, इसीलिए इसको लोडिंग बोला जाता है, उसे एलिमिनेट करना चाहिए। तो ये 110 में मुझे बताओ कितना लोडिंग इंक्लूडेड है, इस 110 में कितना लोडिंग इंक्लूडेड है। अगर वो स्टॉक 100 का था, कॉस्ट 100 था, तो लोडिंग कितना हो गया 10 का, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ये 100 वाले चीजों को ही उसने इस तरह से भेजा है। तो लोडिंग अगर 10 है, लोडिंग को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने का मतलब है ऑपोजिट साइड में लिखो, यहाँ पर क्या है, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, ये विथ लोडिंग है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या है, ये सेल कर दिया, तो इसको हम लोग लिखेंगे बाय कंसाइनी, कंसाइनी से रिकवर करेंगे, और यहाँ पर लोडिंग को कैंसिल करेंगे तो लिखना पड़ेगा बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, रिवर्स एंट्री देना पड़ेगा, कितना हो गया 10। अब देखो यहाँ पर ऐड करो, ये 120 इधर भी 120 होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 रुपीज बैलेंस करके आ गया, यानी 2 PL प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 10 हो गया, ये देखो 10 रुपीज का ही प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर सेकेंड केस देखें, और थर्ड वाला केस देखो, थर्ड वाला केस कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर से एक बार, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कितने में स्टॉक भेजा गया था, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, देखो 110 में, अगर इसमें लोडिंग इंक्लूडेड है, इस लोडिंग को कैंसिल करो, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना लोडिंग इंक्लूडेड है 10 रुपीज, इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग को दिखा कैसे बैलेंस करें, प्रॉफिट आ रहा ही नहीं है, इधर 110 इधर 110, तो लॉजिक ये है कि हम लोग खुद ही अपने अकाउंट में अपना स्टॉक को प्रॉफिट के साथ थोड़ी ना दिखाएंगे, वो तो कंसाइनी से मतलब रिवील नहीं करना है, तभी हम लोगों ने प्रॉफिट को उस तरह से दिखाया, तो कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पे स्टॉक 100 का ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, इधर 110 इधर 10 लिखा, तो 100 ऑटोमेटिकली एक्चुअल कॉस्ट शो कर रहा है, जैसे ये देखो, ठीक है। अब कितने में बेचा गया है, तो बेचा गया वो पैसा कंसाइनी से रिकवर होता है, तो हम लोग लिखते हैं कंसाइनी, कितने में सेल हुआ 120, यहाँ पर लिखो 120। अब क्या इसको बैलेंस करने से 20 रुपीज आएगा, बिल्कुल आएगा, ये देखो 130 यहाँ पर 20 तब जाके 130, यानी प्रॉफिट 20 हो गया। तो अगर हम लोग लोडिंग को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट हमेशा सही दिखेगा, और इसका लॉजिक क्या है, हम लोग अपने ही स्टॉक को क्या प्रॉफिट के साथ दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, हमारा स्टॉक जितना कॉस्ट में है उतना में ही दिखाना चाहिए, तो इसके ऑपोजिट साइड में लिखने से वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट में शो करेगा, ठीक है, इसीलिए हमें इस तरह से दिखाना चाहिए। अगर इनवॉइस में भेजा जा रहा है, इनवॉइस प्राइस में,
तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। अब इनवॉइस प्राइस में भेज के इनवॉइस प्राइस में बेचने का इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कंसाइनर, या फिर दूसरा कोई सेलिंग प्राइस को भी वो मतलब सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करके बेचने का इंस्ट्रक्शन दे सकता है। कोई भी कंडीशन हो सकता है। तुम लोग को मैक्सिमम ये वाला कंडीशन मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम ये वाला मिलेगा। ये भी बता दिया, अगर आ जाए क्वेश्चन में, ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते ना कैसा आएगा, तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम ये वाला केस आता है। तो एक बार लिख देते हैं क्यों इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट आया। तो यहाँ पर लिखते हैं व्हेन कंसाइनर does not want to reveal the cost of goods to consignee and so invoices goods। invoices का मतलब और एक चीज भी होता है, सेंड करना। so invoices goods at price which is higher than the cost price। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे कुछ लोड लगा के वो भेज देते हैं, ठीक है, दैट इज ऑन, और इसको बोला जाता है इनवॉइस प्राइस। ठीक है, दैट इज ऑन इनवॉइस प्राइस, या फिर जिसको शॉर्ट में आईपी बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो, और डिफरेंस, इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन आईपी माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लोडिंग होगा। ठीक है, आईपी से अगर कॉस्ट को, आईपी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्लस लोडिंग। ठीक है, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस हटा दोगे तो क्या मिलेगा, लोडिंग। तो अगर हमें लोडिंग पता करना है कितना है, तो आईपी से कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे तो हमें लोडिंग पता चल जाएगा। बाकी देखो मैंने लॉजिकली बिल्कुल समझा दिया, जो स्टोरी बोला उसी को मैंने लिख के भी दिखा दिया, क्यों इनवॉइस प्राइस में कंसाइनर भेजना पसंद करते हैं, ताकि कंसाइनी को पता ना चले कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है कंसाइनमेंट बिजनेस में। और एक चीज बता देते हैं, जैसे लोडिंग हम लोगों ने यहाँ पर एलिमिनेट करके दिखाया, स्टॉक जो भेजा गया था, अब लोडिंग हर उस जगह से एलिमिनेट करना पड़ेगा जहां पर इंक्लूडेड होगा। अगर मान लो कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है तो वो भी लोडिंग इंक्लूडेड होगा, तो उसका लोडिंग भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। और लोडिंग हमेशा रिवर्स साइड में कैंसिल करना पड़ता है, इसका लोडिंग इधर कैंसिल होगा। तो अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है विथ लोडिंग तो उसका लोडिंग इधर कैंसिल होगा, मतलब टू साइड में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में लिखते हैं तो उसका लोडिंग को हम लोग टू साइड में कैंसिल करेंगे। और लोडिंग को कभी कभी स्टॉक रिजर्व भी बोला जाता है। तो कहीं पर भी अगर स्टॉक रिजर्व मिले तो भी समझ लो कि वो लोडिंग का ही बात हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये खुद से हम लोग जनरेट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं बोलते, इसीलिए इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। स्टॉक में इंक्लूडेड एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी रिजर्व या लोडिंग, इस तरह का लैंग्वेज यूज हो रहा है। बाकी है तो प्रॉफिट की तरह ही, लेकिन प्रॉफिट लैंग्वेज यूज नहीं किया जाता है, वो एप्रोप्रिएट नहीं होता ना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, किसी को बेच के जो कमाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो उस तरह से नहीं हो रहा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट का लोड, इसीलिए लोडिंग। ठीक है, या फिर स्टॉक रिजर्व, ये एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होता है। ये लैंग्वेज ही तुम लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा। तो जहां जहां लोडिंग इंक्लूडेड होगा वहां से तुम लोग को लोडिंग कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में होगा और एक क्लोजिंग स्टॉक में होगा। हर तरह के स्टॉक में लोडिंग होगा। अगर लोडिंग के साथ यानी इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, यानी इनवॉइस प्राइस में कंसाइनर ने कंसाइनी को स्टॉक भेजा है तो। और कहां पर हो सकता है, एबनॉर्मल स्टॉक, जो एबनॉर्मल लॉस हो रहा है उसमें भी आ सकता है। तो जहां भी हम लोग लोडिंग के साथ लिखेंगे वहां पर लोडिंग हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस रिगार्डिंग हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक है इलास्ट्रेशन 8 और एक इलास्ट्रेशन 4। तो तुम लोग चाहो तो होगा कि नहीं तुम लोगों से मुझे अभी कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। फिर भी अगर तुम लोग चाहो तो इलास्ट्रेशन 8 एंड 4 इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट दिन बता देंगे। ठीक है, तो ये हम होमवर्क दे देते हैं और ये कंसेप्ट में हम लोग नेक्स्ट दिन बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है।